भी ऐसा कर सकते हैं कि जो स्पाइन से रिलेटेड जो टॉपिक है ना उनको आगे बढ़ाते हैं। और इसमें कई सारे भी हम लोग का टॉपिक बाकी है, जैसे केनाल स्टेनोसिस आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। आर्शियोमाइलाइटिस के नाम सुने होंगे। डिजनरेटिव डिस्क डिजीज के नाम सुने होंगे। डिस्क से रिलेटेड डिजीज है ना। रेडिकुलोपैथी, ये सब एमआरआई सीटी स्कैन में सब लिखा रहता है, ये सब नाम मालूम है ना। तो यही सब उन शब्द को हम लोग पहले क्या करते हैं, डिकोड करते हैं हर छोटा छोटा रूप में, उनके बारे में समझते हैं। ज्यादा गहराई में तो नहीं जाएंगे, मगर इनके बारे में जो नाम है उस नाम का मतलब क्या है, ये क्यों होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण आते हैं, उनका क्या क्या मेडिकल जो है टेस्ट है, उनसे बचने के क्या क्या उपाय है, क्या क्या उनके कठिनाइयां या जटिलताएं आते हैं, इनका न्यूरोथेरेपी में क्या क्या उपचार कर सकते हैं कारण के आधार पर, ये हम लोग भी समझ लेंगे तो बहुत हद तक हम लोग स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कहीं पर भी डिकोड कर सकते हैं, किसी को भी हम समझा सकते हैं। तो एक विषय में पहले आप लोगों को पारंगत होना है, वो है आर्थो या स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां। और हमने पहले ही बोल दिया है, हर एक न्यूरोथेरेपिस्ट को किसी ना किसी एक विषय में आपको पारंगत होना है। अब यहाँ पर मान लीजिए 100-150 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास 100-150 लोग है ना, किसी भी एक विषय पर अगर एक्सपर्ट हो गए, तो आप कहीं पर भी जाकर के उस टॉपिक पर लेक्चर लेंगे तो इसमें आपका ही वाहवाही होना है। आप उस सब्जेक्ट के मास्टर कहलाएंगे, विशेषज्ञ कहलाएंगे। और यहाँ पर तो अभी आर्थो डिकोड अभी 2 महीने 2.5 महीने से कंटिन्यू चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोग काफी अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे इस टॉपिक पर, स्केलेटल डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं ना। जैसे मेडिकल साइंस में हड्डी से रिलेटेड डॉक्टर को क्या बोलते हैं, आर्थोपेडिक्स बोलते हैं ना। है तो इसी प्रकार न्यूरोथेरेपी में भी आप लोग को क्या बोले जाएंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग ले सकते हैं, जिनमें अभी मैंने आपको 4-5 अभी शब्द बताए हैं, इन 4-5 शब्द में कौन सा शब्द को पहले आगे बढ़ाए आप लोग डिसाइड कर लीजिए, फिर उसी को ही हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या लिया जाए, आस्ट्रोमाइलाइटिस लिया जाए, डिस्क डिजनरेटिव डिजीज लिया जाए, स्पाइनल स्टेनोसिस लिया जाए, कि रेडिक्यूलोपैथी लिया जाए, है? ये सब टॉपिक है। पिछले बार आपके काव्या जी ने बहुत अच्छे लेक्चर लिए थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का लिया था ना। ये कहाँ से डेवलप हुआ, यही इसी ग्रुप से समझा सीखा और यहाँ पर आकर के बेझिझक लेक्चर लेके गए। हाँ? तो ऐसे ही टॉपिक पर हम लोग बारी बारी से आकर के लेक्चर लेंगे, ये प्रयास करें। ठीक है, तो कुछ लोगों का आ रहा है डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज के नाम पर आ रहा है, कुछ लोगों का रेडिकुलोपैथी के नाम पर आ रहा है। ठीक है, तो डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है। ये एक बीमारी नहीं है, बहुत सारे बीमारियों के ग्रुप है समझ लीजिए, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं रेडिकुलोपैथी, तो आज ऐसे करते हैं रेडिकुलोपैथी को ले लेते हैं, समय बचेगा तो डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज को भी ले सकते हैं, है ना। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज को ही लेना है तो उसी को ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज। अब ये जो डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज, जिसे हम लोग ट्रिपल डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पुरानी भाषा सर उन्होंने आपका ब्लूटूथ ले लिया है। में। ये लोग काम करने देते नहीं है, इतना बदमाश हो गया। चलिए ठीक, मुझे में रख लिया। तो ये जो डिस्क डिजेनरेटिव डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज जो होते हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में मेडिकल टर्म में ट्रिपल डी के नाम से जानते हैं, जिनमें आपको मालूम हो गया डी फॉर डिजेनरेटिव, है ना, डी फॉर डिस्क और डी फॉर डिजीज, ये 3D हो गया, क्या बोलते हैं उनको, 3D हो गया। ठीक है, तो डिस्क डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज को हम लोग 3D या ट्रिपल डी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, ये कोई स्पेशल की बीमारी नहीं होता, क्या ये कोई स्पेशल बीमारी नहीं होता है। तो जब तो चल उधर के उधर के उधर उधर नहीं आना अब। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल डी होता है या 3D होता है, ये कोई विशिष्ट कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है। ठीक है, बल्कि ये क्या होता है, जो स्पाइन होता है ना, स्पाइन दो वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी होते हैं, ठीक है, तो गद्दी में जो प्रॉब्लम आते हैं ना, उसी के बहुत सारे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं आसपास।
अब स्पाइन है, अब कितने वर्टिब्रा है आपको बताया गया था, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा बताया था। हर वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है, और उस डिस्क को क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। अब उस डिस्क में जो प्रॉब्लम आते हैं, उन प्रॉब्लम में आने के कई सारे वजह है। और जब ये डिस्क में जब प्रॉब्लम आते हैं ना, तो डिस्क और स्पाइन के आसपास कई सारे लक्षण या बीमारी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तो उस डिस्क की वजह से आने वाले विभिन्न प्रकार के लक्षण या बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजनरेटिव डिस्क डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं ना, वो बिगड़ता क्यों है, खराब क्यों होता है, या उनमें प्रॉब्लम क्यों आता है, समस्या क्यों आते हैं, तो सबसे बड़ा कारण है आपके गलत उठने बैठने की वजह से, या ज्यादा स्पाइन का ज्यादा वर्क लोड लेने की वजह से। एक दूसरा क्या आता है, एक एज फैक्टर होता है। उस एज फैक्टर में भी डिस्क में क्या हो जाता है, खामियां आना चालू हो जाता है। जैसे बढ़ती उम्र में, एक निश्चित उम्र के बाद में स्पाइन में या मसल्स में डिजनरेशन चालू हो जाता है, जिसका प्रभाव गद्दी पर भी दिखाई देता है। ठीक है, ये एक भी ये फैक्टर भी हो गया। इनके अलावा क्या हो सकता है, जब वर्टिब्रा में घिसाव आता है, दो वर्टिब्रा में घिसाव आता है, तो उस घिसाव की वजह से क्या होता है, दोनों वर्टिब्रा आपस में पास पास आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से गद्दी में दबाव पड़ता है। ठीक है। तो ये वर्टिब्रा में घिसाव के कारण इंटरवर्टिब्रल डिस्क में या गद्दी में दबाव पड़ने की वजह से होने वाले प्रॉब्लम को ही हम लोग डिजनरेटिव डिस्क डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जब गद्दी में जब घिसाव होगा, वर्टिब्रा के कारण जब घिसाव होगा, तो क्या होगा, डिस्क के घिसने के कारण या उनमें दबाव पड़ने के कारण जो गद्दी के अंदर का जो लिक्विड होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, परफोसा के नाम से जानते हैं। आपको बताया गया था ना, गद्दी जो होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, उनके अंदर के जो पानी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस परफोसा के नाम से जानते हैं। उनमें कमियां आना चालू हो जाते हैं, और उस डिस्क के अंदर के जो पानी जब कम हो जाता है तब, या सूख जाता है तब, उनको क्या बोलते हैं, डिस्क डेसिकेशन। बताया गया था ना, डिस्क में जब पानी कम हो जाता है या सूख जाता है, तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं, डेसिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये जो जब डिस्क खींचता है तो उनमें दबाव पड़ता है, इनमें पानी की कमी आ जाता है, और डिस्क के घिसने से या उनमें उनके अंदर के जो पानी है उनमें कमी होने की वजह से डिस्क का जो नॉर्मल जो मोटाई होता है ना, वो नॉर्मल मोटाई कम होकर के पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और उनमें एक गुण होता है, उस गद्दी का एक गुण होता है, क्या गुण होता है वो जब स्पाइन में या पीठ में जब चोट या धक्का लगता है ना, वो गद्दी शॉक को एब्जॉर्ब करता है, तकिए के जैसा काम करता है। दो वर्टिब्रा के बीच में क्या करता है, तकिए के जैसा काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर ये गद्दी ही एकदम पतला हो गया, चिपक गया, उनमें पानी की कमी आ जाएगा, तो जो बाहरी जो धक्का लगता है, चोट लगता है ना, उसके वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को या वहां पर रहने वाले नर्व को या स्पाइन को बहुत ज्यादा जर्क लगने की वजह से जल्दी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। हाँ, जिससे वहां के आसपास के टिश्यू मसल को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। तो इसलिए जो गद्दी होते हैं ना, उनको शॉक एब्जॉर्बर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, शॉक शॉक एब्जॉर्बर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर गद्दी अगर ठीक से काम नहीं करेगा, अगर वो दब गया, उनके अंदर का पानी सूख गया, तो हमारे वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी होते हैं वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, किसी भी चोट या आघात या जर्क का एब्जॉर्ब शॉक एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से कई प्रकार की समस्या डेवलप हो सकते हैं, दर्द डेवलप हो सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो सर्वाइकल में भी हो सकता है, पीठ के वर्टिब्रा में भी हो सकता है, लंबर के वर्टिब्रा में भी हो सकता है। ज्यादातर ये तीनों जगह पर ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो ये जो डिस्क डिजनरेशन का मतलब है, गद्दी के दबने के कारण, उनका साइज कम होने के कारण, अंदर का पानी की कमी की वजह से, उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम आता है, ऐसे कंडीशन को हम लोग डिजनरेटिव डिस्क डिजीज के नाम से जानते हैं, सरल भाषा में। ठीक है। अब ये केवल डिस्क डिजनरेट नहीं हुआ है, वहां पर वर्टिब्रा भी डिजनरेट हो गया है, वहां का मसल भी डिजनरेट हो जाता है। ठीक है।
तो ऐसे कंडीशन में कई सारे प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को डिजनरेटिव डिस्क होता है या ट्रिपल डी होता है, तो उनके होने के कई अलग अलग कारण हैं। क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? और आपको मैं पहले ही बता दिया था, डिजनरेटिव का मतलब डिजनरेशन से संबंधी, क्या, डिजनरेशन से संबंधी। और ये डिजनरेशन क्या है, जो बनने की प्रक्रिया, तो किसी भी चीज के जो बनने की प्रक्रिया है ना, वो बनने की प्रक्रिया में कमी आ जाते हैं। क्या, बनने की प्रक्रिया में कमी आ जाते हैं, या बनने की प्रक्रिया में टूट फूट होना चालू हो जाता है, उसी प्रक्रिया को डिजनरेशन कहते हैं। ठीक है। और उस डिजनरेशन की वजह से जो वहां के जो शेप होता है ना, किसी भी चीज का जो शेप होता है, प्रॉपर आकार होता है, वो आकार निश्चित नहीं रहता, आकार मेंटेन नहीं रहता। और वो आकार में अगर कमियां आ गए, तो वहां के आसपास के मसल्स में, टिश्यू में कई अनावश्यक लक्षण या सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तो डिजनरेशन का मतलब क्या है, किसी भी सेल का प्रॉपर डेवलप ना होना, और डेवलप होने के बजाय उनमें टूट फूट होने की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो ट्रिपल डी है या डिजनरेटिव डिस्क डिजीज है, जो एक डिजनरेटिव डिजीज के नाम से यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो उनके होने के क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहली बात है, जो व्यक्ति लाइफ में बहुत कम पानी पीते हैं, न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो कम पानी पीने वाले के शरीर में, ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड एसिडोसिस कहते हैं। और ब्लड एसिडोसिस सबसे पहला कारण होता है डिजनरेशन का। एसिड क्या होता है, किसी भी चीज को नेक्रोसिस करता है, तोड़ फोड़ करता है, तोड़ने का काम करता है, घिसने का काम करता है, क्षरण करने का काम करता है, नाश करने का काम किसका होता है, एसिड का होता है। और अगर ब्लड में एसिड अगर ज्यादा बढ़ जाए, तो ब्लड तो शरीर के हर एक सेल को मिलना चाहिए, ब्लड के माध्यम से पोषक तत्व मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, पानी मिलता है। अगर वो ब्लड अगर एसिडिक हो, तो हर एक सेल को एसिड ब्लड मिलने की वजह से एसिड का प्रभाव उस सेल वहां के टिश्यू में पड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से एसिड की वजह से वहां पर क्या होने लगेंगे, क्षरण होने लगेंगे, सेल या टिश्यू का नाश होने लगेंगे, नुकसान होने लगेंगे, टूट फूट होने लगेंगे, उनमें घिसाव होना चालू हो जाता है। आप देख लीजिए, आप तेजाब ले लीजिए, तेजाब क्या होता है, एसिड ही तो होता है ना, तेजाब क्या होता है, एसिड होता है। आप तेजाब को अपने स्किन के ऊपर एक बूंद डाल दीजिए, क्या होगा, वो जला देगा। अगर नहीं जलाएगा, तो वहां के कलर को चेंज कर देंगे, एक लेयर को उखाड़ देगा, और उसकी वजह से जलन भी होगा, और बाद में वो दर्द करेगा। तो इतने सारे फैक्टर एसिड की वजह से आ सकता है। तो एसिड पहला कारण होता है डिजनरेशन का। ठीक है। और वो एसिड क्यों बढ़ रहा है, जो व्यक्ति लाइफ में कम पानी पीते हैं, पहला कारण, पानी कम पीने की वजह से ब्लड एसिड बढ़ने की वजह से। दूसरा, जो व्यक्ति धूम्रपान ज्यादा करता है, स्मोकिंग ज्यादा करता है, या नशीली चीजें का सेवन ज्यादा करता है, ऐसे लोगों के ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके वजह से कोई भी सेल में डिजनरेटिव चेंजेस आता है, टूट फूट होता है, घिसाव आता है। ठीक है। उनके शेप में कमियां आना चालू हो जाता है। ठीक। इनके अलावा और क्या हो सकता है, जो व्यक्ति गलत गलत तरीके से बैठता है, कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से एक ही साइड बैठता है, चेयर में एक ही साइड टिक के बैठेंगे, और एक दिन दो दिन नहीं, महीनों दिन सालों भर वो एक ही साइड बैठ टिक करके बैठता है, राजा महाराजा के जैसे। अब एक ही पोस्चर में अगर बैठेंगे, तो क्या होगा, एक साइड के टिश्यू में ब्लड सप्लाई ज्यादा रहेगा, दूसरे साइड कम रहेंगे। जिधर दबाव पड़ेगा टिश्यू में, उधर का ब्लड सप्लाई में कमी हो जाएगा, जिधर ओपन है वहां पर ब्लड सप्लाई ठीक रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में पोस्चर में कमियां आने की वजह से, गलत पोस्चर में बैठने की वजह से वहां के टिश्यू में बनावट में कमी आएगा, डिजनरेटिव चेंजेस आना चालू हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं बैलेंस होकर के बैठना, बराबर बैठना, कमर सीधा करके, गर्दन सीधा करके बैठना, ज्यादा देर तक सामने झुक कर काम नहीं करना, तिरछा बैठ करके काम नहीं करना, करना मगर थोड़ी देर के लिए करिए, मगर फिर से पोस्चर को सही कर लीजिए। ठीक है। तब जाकर के आपका शरीर का सिस्टम सही रहेगा, बनावट सही रहेगा, पोस्चर सही रहेगा। ठीक है। इनके अलावा और क्या हो सकता है, जेनेटिक कारण, अनुवांशिक कारण।
कई लोगों को, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम जन्मजात हो जाता है। जन्मजात गर्भ में जब पलते रहते हैं तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से वो उसी कंडीशन में ग्रोथ करता जाता है, जिसकी वजह से उनमें डिफॉर्मिटी आना चालू हो जाता है डिजेनरेटिव चेंजेस के रूप में। ठीक है। ये स्पाइन के कई सारे बीमारियां डेवलप हो सकते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस के वजह से। अब किसी भी व्यक्ति को अगर जेनेटिक प्रॉब्लम आता है तो जीन्स की गड़बड़ी की वजह से कई सारी बीमारी स्पाइन में आते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइना बाइफिडा नाम सुने हैं? स्पाइना बाइफिडा नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो आगे उनके ऊपर लेक्चर लेंगे। इसमें स्पाइनल कार्ड दो अलग अलग भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक ट्यूब के जैसा दिखता है, मगर वो दो अलग अलग भाग में एक जगह पर बढ़ जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा। ठीक। अब स्पाइन के ऊपर का जो कवर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर के कवर को क्या बोलते हैं? मेनिंजस बोलते हैं। मस्तिष्क आवरण बोलते हैं ना। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर के कवर को क्या बोलते हैं? मेनिंजस बोलते हैं। अब वो अगर उस मेनिंजस में अगर कुछ खामियां आएगा तो क्या होगा, डिजेनरेटिव चेंजेस आएगा, तो वो स्पाइन के फोरामेन को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेनिंजोमाइलोसिल। क्या बोलेंगे? माइलोसिल या मेनिंजोमाइलोसिल के नाम से जानते हैं, है ना। और ये ऐसे ही कई अलग अलग प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड आ जाता है, जिनका सबसे बड़ा कारण है डिजनरेशन। ठीक है। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज के नाम से जो प्रॉब्लम है, उसके वजह से कई सारे डिफॉर्मिटी जन्म के वजह से, जन्म के समय आ जाता है, गर्भ में डेवलपमेंट के समय आ जाता है, जो एक जेनेटिक फैक्टर है, जिनकी गड़बड़ी के कारण ये डेवलप हो जाता है। ठीक है। अब इनके अलावा जो व्यक्ति दिन भर खेलकूद में एक्टिव है, गतिविधियां ऐसा है, दिन भर खेलकूद में, हम लोग स्पोर्ट एकेडमी में भर्ती कर देते हैं। जब स्पोर्ट एकेडमी में भर्ती करते हैं तो स्पोर्ट स्पोर्ट एकेडमी वाले क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को सवेरे 4 बजे उठा देंगे। सवेरे 4 बजे से लेकर कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा वो एकदम एक्सरसाइज कराएंगे। इसके बाद थोड़ा देर नहाने नाश्ता करने के बाद फिर एक्सरसाइज गतिविधियां में लगा देंगे, खेलकूद में लगा देंगे। अब जो बच्चे कम समय से लेकर बहुत समय तक, कई वर्षों तक, अगर वो शारीरिक गतिविधियां में एकदम बिजी रहेंगे, बार बार वो फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में स्पाइन के ऊपर लोड पड़ता है, गद्दी के ऊपर दबाव पड़ेगा, डिस्क में डिजेनरेटिव चेंजेस आएगा। ठीक है। तो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज होता है। ठीक है। और इनके अलावा क्या हो सकता है, बार बार भारी सामान उठाना। आप लोगों ने देखा है, कई कुली कुली लोग होते हैं या गांव में जो होते हैं ना, कांवड़ उठाते हैं, सब्जी उगाने वाले देखे होंगे वो गांव में, तो वो लोग सब्जियों को साइकिल, आजकल तो साइकिल या बाइक में लेके जाते हैं। और जिनके पास साइकिल और बाइक का यूज नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कांवड़ में ना सब्जियों को उठा करके बाजार तक ले जाते हैं। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक के भी वो लोग कांवड़ में सामान को उठाकर लेके जाते हैं। गांव में पानी को भरने के लिए भी दो हांडी होते हैं ना, वो भी कांवड़ में उठाते हैं, कभी लेफ्ट साइड कंधे में, कभी राइट साइड कंधे में। तो बार बार कंधे में अगर ज्यादा लोड देंगे तो उसके वजह से भी स्पाइन पे दबाव पड़ेगा, शोल्डर पे दबाव पड़ेगा, जिसके वजह से अगर सर्वाइकल पे अगर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो सर्वाइकल जो डिस्क होता है ना, उनमें दबाव पड़ेगा, जो डिजनरेशन का कारण बनेगा। तो ज्यादा भारी सामान ज्यादा समय तक नहीं उठाना है। उठाइए लिमिट समय तक, मगर ज्यादा समय तक उठाओगे तो दबाव पड़ने की वजह से लोड वर्टिब्रा पर आएगा, गद्दी पर आएगा, और गद्दी पर जब दबाव आएगा तो ये डिजनरेशन निश्चित रूप से होगा, जिसकी वजह से कई सारी बीमारी हो जाएंगे डिजनरेटिव डिस्क डिजीज के रूप में। ठीक है। और इनके अलावा मैं और बताया था, पानी कम पीने की वजह से बता दिया, बढ़ती उम्र की वजह से। जो व्यक्ति बढ़ती उम्र में, ओल्ड एज उम्र में, अब देखेंगे तो हमारे शरीर में एट्रोफिया चालू हो जाते हैं, मसल सिकुड़ना चालू हो जाते हैं, मुरझाना चालू हो जाते हैं, डिजनरेशन, हड्डियों में डिजनरेशन चालू हो जाते हैं। तो ये ज्यादा उम्र होने की वजह से डिस्क में भी ये डिजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्पाइन पर लोड होने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, हाँ एक और फैक्टर, मोटापा। क्या? मोटापा भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। एक व्यक्ति को एक सामान्य उम्र के आधार पर, हाइट के आधार पर एक निश्चित वजन होना चाहिए।
मगर वो व्यक्ति अगर ज्यादा मोटा है, सामान्य हाइट से या उम्र के आधार से अगर ज्यादा वजन है, तो किसी का 90 केजी, 100 केजी, 120 केजी, 150 केजी तक वजन रहता है, तो उस वजन का लोड कहाँ पर आएगा? आपके पूरे जॉइंट में आएगा, आपकी स्पाइन पर आएगा, स्पाइन पर आएगा तो डिस्क पर भी पड़ेगा। तो वजन ज्यादा होने की वजह से, मोटापा ज्यादा वजन मोटापा ज्यादा होने की वजह से भी स्पाइन पर और डिस्क पर दबाव आने की वजह से डिस्क डिजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से डिजनरेटिव डिस्क डिजीज होता है। ठीक है, ये सामान्य जो कारण है किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, जितना कारण बताया है, एक ज्यादा उम्र की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, ब्लड एसिडोसिस बढ़ने की वजह से, ज्यादा भारी सामान उठाने की वजह से, लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठने की वजह से। हाँ, और एक सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, मार या चोट लगने की वजह से। कई व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है, फिसल के गिर जाते हैं, पीठ के बल फिसल के गिर गए, किसी ठोस सामान से उनको ठोकर लग गए, तो ये चोट लगने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से या मार लगने की वजह से या अपघात होने की वजह से किसी भी व्यक्ति को ये डिजेनरेटिव डिजीज हो सकते हैं। स्लिप डिस्क होता है ना, स्लिप डिस्क क्या है? स्लिप डिस्क या साइटिका भी डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज का ही एक पार्ट होता है, याद रखना। साइटिका है ना, कमर में दर्द है, ये सब स्लिप डिस्क है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क का कॉमन नाम क्या है? बल्ज, डिस्क बल्ज। ठीक है, तो डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क, ये सब स्लिप डिस्क का ही भाग है। तो ये सब डिजनरेशन की वजह से आता है, जो चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। तो ये सामान्य कारण किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये सब प्रॉब्लम आया है, ट्रिपल डी हुआ है या डिजनरेटिव डिस्क हुआ है, तो उनके क्या क्या लक्षण हो सकता है? जो मैंने आपको 5-6 कारण बताए, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के डिस्क अगर डिजनरेट हो जाए, तो उनके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो सबसे पहला लक्षण है, जिस एरिया का गद्दी या इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजनरेट हुआ है, तो वहां के मसल्स क्या हो जाएगा? कमजोर होगा। क्या हो जाएगा? कमजोर होगा। वहां के लिगामेंट फ्लेवम क्या हो जाएगा? कमजोर होगा। एक। दूसरा, वहां के जो स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, वहां पर स्टिफनेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टिफनेस आएगा, वहां पर जकड़न आ जाएगा। ठीक है। इनके बाद और क्या हो सकता है? जब वहां के एरिया में जहां का डिस्क डिजनरेट हुआ है, वहां के मसल कमजोर होगा, वहां पर अकड़न या स्टिफनेस आएगा, तो क्या होगा? वो प्रॉपर काम कर पाएगा क्या? वो जो रोजाना काम करने का जो कैपेसिटी होता है ना, थोड़ी देर में ही वो काम करके थक जाएगा और दर्द आएगा। तो चलने पे भी दर्द आएगा, उठने बैठने पर भी स्टिफनेस के साथ दर्द आएगा। और जो डेली जो काम होता है ना, उस काम करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो कम होना चालू हो जाएगा। जो पहले 2 घंटा काम करते थे, वो 2 घंटे की जगह अब वो 1 घंटा या आधा घंटा भी काम हो सकता है। यानी कि काम करने में वो कैपेसिटी कम होने लगेंगे, क्षमता कम होने लगेंगे। इनके बाद जहां का डिस्क डिजनरेट हुआ है, वहां पर क्या होगा? वहां के जो नर्व में भी दबाव आना चालू होगा। ठीक है। जब नर्व में दबाव आना चालू हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? नर्व में दबाव आना चालू हो जाएंगे, तो उस नर्व के दबाव की वजह से क्या होगा? उस नर्व के माध्यम से जिन जिन अंगों में प्रॉपर सिग्नल जाता है मसल को काम करने के लिए, नर्व क्या करता है? मसल्स को, ऑर्गन को सिग्नल देता है, जिससे वो जो ऑर्गन है मसल से अपना प्रॉपर काम करता है। अगर जिस जगह का गड्डी दबा हुआ है, डिजनरेट हो गया है, वहां के लिक्विड सूख गया है या कम हो गया है, तो वहां के मसल कमजोर होने की वजह से वर्टिब्रा का दबाव और बढ़ता जाएगा। फोरामेन, जो स्पाइनल फोरामेन जो होता है, उन वहां से निकलने वाला जो नर्व है, उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। और नर्व में जब दबाव पड़ेगा, तो वहां के एरिया में झुनझुनी आएगा, नमनेस आएगा। और जो नर्व जिस एरिया में सिग्नल लेकर जाता है, कमांड लेकर जाता है, ऑर्डर लेकर जाता है, वहां के मसल्स में दर्द के साथ साथ क्या होगा? झुनझुनी आएगा, नमनेस आएगा, सुन्नपन आएगा। क्या आएगा? सुन्नपन या झुनझुनी आएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्या हो सकता है? वो व्यक्ति जब झुकता है, कोई भी साइड मुड़ता है,
तो उनको एक करंट जैसा शॉक लगेगा। क्या लगेगा? स्पाजम आएगा। क्या बोलते हैं उनको? मसल स्पाजम आएगा। मसल स्पाजम आ जाएगा। और लंबे समय तक खड़े रहने पर या ज्यादा बैठने पर क्या बना रहेगा? दर्द बना रहेगा। और साथ में जिस एरिया का डिस्क डिजनरेट हुआ है, अगर सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है उनके बीच का अगर डिस्क अगर डिजनरेट हुआ है, तो सर्वाइकल या गर्दन में दर्द रहेगा। कहाँ? सर्वाइकल या गर्दन में दर्द रहेगा। और गर्दन से रिलेटेड नर्व में जब दबाव आएगा तो हाथों में सुन्नपन या झुनझुनी आएगा। ठीक है। और अगर पीठ के गद्दी में अगर दबाव आया है या डिजनरेट हुआ है, तो पीठ के एरिया के नर्व में प्रॉपर सिग्नल नहीं आएगा और पीठ दर्द होगा। और कमर के वर्टिब्रा में अगर डिस्क डिजनरेट हुआ है, तो कमर में जो स्पाइन है उनके बीच का जो डिस्क अगर डिजनरेट हुआ है, तो वहां के नर्व में दबाव आने की वजह से वहां के एरिया में सुन्नपन आएगा, पैरों में सुन्नपन आएगा। और जो नर्व जिस ऑर्गन में जिस मसल्स में सिग्नल लेकर जाता है, उस ऑर्गन को उस मसल को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलने की वजह से उस अंगों में उस मसल्स में दर्द आएगा। क्या आएगा? दर्द आना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार नर्व का कमांड प्रॉपर नहीं होने से दर्द आएगा, वहां के मसल्स में स्टिफनेस आएगा, जकड़न आएगा, काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगा। ये सामान्य लक्षण डिजनरेटिव डिस्क डिजीज की वजह से किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। और ये निर्भर है कि वो कौन से डिस्क में डिजनरेशन है, सर्वाइकल में है कि थोरेसिक में है या लंबर में है। ठीक है। ये आप लोग कंडीशन समझ करके आप पहचान सकते हैं कि कौन से एरिया में ये दर्द है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को अगर डिजनरेटिव डिजीज हुआ है, डिजनरेटिव डिस्क डिजीज है, ट्रिपल डी है, तो उनमें और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? लक्षण तो दर्द और सुन्नपन और काम करने के कैपेसिटी कम हो जाएगा। ठीक है। अकड़न रहेगा, ये तो सामान्य रूप से है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को अगर डिस्क डिजनरेट हो गया है, ट्रिपल डी हो गया है, तो उनकी वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशन या कई प्रकार की बीमारियां दिखाई देगा। कौन कौन सी बीमारी दिखाई देगा? सबसे पहले देखिए, अगर डिस्क डिजनरेट होगा, वर्टिब्रा आपस में बैठेगा तो नर्व दबेगा तो स्लिप डिस्क होगा। ठीक है। स्लिप डिस्क पहला कॉम्प्लिकेशन दिखेगा। हार्निएटेड डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं। हार्निएटेड डिस्क बोलिए या स्लिप डिस्क बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है। तो डिस्क के डिजनरेट होने की वजह से, डिस्क का शेप पतले होने की वजह से, दबाव आने की वजह से हार्निएटेड डिस्क हो सकता है, पहला। दूसरा क्या हो सकता है? वहां के मसल्स कमजोर हो सकता है। ठीक है। तीसरा तीसरा क्या हो सकता है? अगर किसी का डिस्क डिजनरेट हुआ है, तो क्या हो सकता है? जो स्पाइन का जो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी जो होता है उनमें कमियां आ जाएगा। थोड़ा सा मूवमेंट करने पर दर्द होना चालू हो सकता है। कई लोग देखते हैं ना, थोड़ा सा राइट घूमेंगे तो अचानक ही चमक के साथ करंट मारता है। ठीक है। तो ये जो स्पाइन के अस्थिरता की वजह से हो सकता है, या प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से हो सकता है। ठीक। और क्या हो सकता है? अगर किसी को अगर ट्रिपल डी हुआ है या डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज हुआ है, तो उसकी वजह से साइटिका हो सकता है। क्या हो सकता है? साइटिका का दर्द हो सकता है। लंबर नर्व में अगर डिजेनरेटिव डिस्क हुआ है, तो वहां से निकलने वाले नर्व में क्या आएगा? दबाव आएगा, यानी कि नर्व पिंच होगा। क्या होगा? नर्व पिंच होगा। तो नर्व पिंच होगा तो क्या होगा? ये पैरों के साइड वो जो साइटिका नर्व आता है, तो पैरों में भी दर्द आ जाएगा। एड़ी तक दर्द आता है। साइटिका नर्व का दर्द कहाँ तक जाता है? कमर से लेकर एड़ी तक दर्द हो सकता है। इनके अलावा और क्या हो सकता है? अगर किसी को डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज है, तो उसके वजह से आप लोगों ने सुना है ना, स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है। अब ये जो स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं। स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब होता है, स्पाइनल कार्ड आपने नाम सुने हैं। स्पाइनल कार्ड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरू रज्जू। अब स्पाइनल कार्ड से सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर एरिया से नर्व निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं?
स्पाइनल नर्व या पेरिफेरल नर्व के नाम से जानते हैं। स्पाइनल नर्व को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्व के नाम से भी जानते हैं, जो अपने जगह से निकल करके दूर दूर तक जा करके अपना काम करते हैं, ऐसे नर्व को पेरिफेरल नर्व कहते हैं। आप लोग ध्यान देना। अब ये जो जहां से नर्व सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर स्पाइन से निकलने वाले जो नर्व है, ठीक है, अब ये नर्व जिस जगह से निकलता है उस जगह को बोलते हैं न्यूरल फोरामिना। क्या बोलते हैं? न्यूरल फोरामिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूरल फोरामिना स्पाइनल कार्ड से जब निकलता है तो वहां पर एक छोटा सा छिद्र होता है स्पाइन में, उस स्पाइन के छिद्र को फोरामिन के नाम से जानते हैं, जिसे स्पाइनल फोरामिना के नाम से जानते हैं। और उस स्पाइनल फोरामिना का रास्ता अगर डिस्क के डिजनरेट होने की वजह से दब गया और वो रास्ता सकरा हो गया, स्पाइनल फोरामिना अगर डिस्क की वजह से दब करके सकरा हो गया, तो वहां से निकलने वाले नर्व में दबाव आएगा। क्या आएगा? दबाव आएगा या पिंच होगा। नर्व क्या होगा? पिंच होगा या उनमें दबाव आएगा। तो उसी नर्व के दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं? स्टेनोसिस कहते हैं। ये नर्व में भी दबाव डाल सकता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी दबाव डाल सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में दबने वाले और नर्व के दबाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से वहां का रास्ता सकरा हो जाता है। क्या हो जाता है? रास्ता सकरा हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता सकरा होगा या नर्व दब करके अंदर से नैरो हो जाता है। तो नैरो होना या सकरा होने की स्थिति को ही स्टेनोसिस बोलते हैं, सरल भाषा में। कोई बड़ी बात है क्या? अब आप बोल सकते हो स्टेनोसिस का मतलब क्या है? किसी भी पाइप का, नर्व भी एक पाइप है, ब्लड वेसल भी पाइप है, ठीक है, या हार्ट में जो होल होता है ना, वाल्व होता है, वाल्व भी रास्ता है। किसी भी रास्ता का सकरा हो जाना, क्या? किसी भी रास्ता का सकरा हो जाना या नैरो हो जाना, उसी को ही स्टेनोसिस बोलते हैं, सरल भाषा में। ठीक है, तो ये आप लोग गांठ बांध करके रखिए। स्टेनोसिस कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा शब्द नहीं है, वो सामान्य एक मेडिकल टर्म है। और उस मेडिकल टर्म का मतलब होता है किसी भी रास्ता का सकरा हो जाना। चाहे नर्व दबेगा या स्पाइनल कॉर्ड दबेगा, तो दबने की वजह से जो इनके अंदर जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहता है ना, सीएसएफ, वो बहाव में रुकावट आएगा दबने की वजह से। उसी दबाव को, उसी नैरोइंग को, सकरापन को ही हम लोग स्टेनोसिस बोलते हैं। तो न्यूरल फोरामिना जब सकरा हो जाएगा तो नर्व के ऊपर पिंचेस होगा, दबाव आएगा, तो उसी दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेनोसिस बोलते हैं। तो स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि ये किसके वजह से हो सकता है? ट्रिपल डी या डिजनरेटिव डिस्क डिजीज की वजह से हो सकता है। ठीक है, और रेडिक्यूलोपैथी, रेडिक्यूलोपैथी भी एक सामान्य प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसमें नर्व क्या हो सकता है? दबना चालू हो जाता है। रेडिक्यूलोपैथी में नर्व के दबाव को ही हम लोग रेडिक्यूलोपैथी बोलते हैं, और सकरापन को स्टेनोसिस बोलते हैं। यहाँ पर दो शब्द आ गया। क्या क्या? दो शब्द। एक रेडिक्यूलोपैथी, जहां पर नर्व में दबाव हो या पिंच हो, वो रेडिक्यूलोपैथी। और जहां पर संकरापन आ जाए, दबाव की वजह से संकरापन आ जाए, उस संकरापन को, उस नैरोइंग को हम लोग स्टेनोसिस। दोनों शब्दों को याद कर लेना यार, ठीक है। और ये ज्यादातर एमआरआई सीटी स्कैन में आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, स्टेनोसिस और रेडिक्यूलोपैथी। पिंच होने, नर्व के पिंच होने की स्थिति को रेडिक्यूलोपैथी, और नैरोइंग को, दबने की वजह से रास्ता सकरा हो जाता है, उसको स्टेनोसिस। ये दो शब्द याद रखना। तो ये दोनों किसकी वजह से हो सकता है? रेडिक्यूलोपैथी और स्टेनोसिस। ये होने का सबसे बड़ा कारण है डिजनरेटिव डिस्क डिजीज के वजह से आता है। ठीक है, और उस प्रकार कई सारे कॉम्प्लिकेशन डिजनरेटिव डिस्क के वजह से हो सकता है, जिनमें नर्व और वहां से गुजरने वाले ब्लड वेसल पर भी दबाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से कई गंभीर प्रॉब्लम पेशेंट को उठने बैठने में तकलीफ हो सकता है। और ज्यादा दिन तक ये प्रॉब्लम रहेगा ना, अगर स्टेनोसिस ज्यादा दिन तक यही कंडीशन में रहा, अगर नर्व अगर पिंच रहा या दबा रहा, तो कमर की, अगर कमर का जो डिस्क में डिजनरेशन की वजह से अगर रेडिक्यूलोपैथी हुआ या स्टेनोसिस हुआ,
तो कमर के नीचे के अंगों का मूवमेंट भी बंद हो सकता है। उस रोगी को संडास का पता नहीं चलेगा, मल मूत्र का पता नहीं चलेगा, उनको पेशाब का पता नहीं चलेगा, उनके पैर हाथ पैर हिलना बंद हो जाएगा। ठीक है। और जब कमर के नीचे जब ये प्रॉब्लम हो जाएगा, कमर के नीचे के पैर अगर मूवमेंट नहीं करेगा, उंगलियां नहीं हिलेगा, या कमर के नीचे का अंग काम नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? पैराप्लेजिया। क्या बोलते हैं? पैराप्लेजिया के नाम से जानते हैं। कमर के नीचे का अंग काम नहीं करता, चाहे दोनों पैर हो, चाहे उंगलियां मूवमेंट नहीं करे, या संडास और मल मूत्र का पता ना चले, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग पैराप्लेजिया के नाम से जानते हैं, जो पैरालिसिस का एक प्रकार है, पैरालाइज का एक प्रकार है। और ये इनका होने का एक कारण क्या है? डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज की वजह से स्टेनोसिस या रेडिक्यूलोपैथी का होना एक सामान्य कारण है। ठीक है। अब ये जटिलताएं आपको समझ आ गया, क्या क्या? साइटिका का होना, रेडिक्यूलोपैथी का होना, स्टेनोसिस का होना, हाथ में मसल कमजोर होना, और स्लिप डिस्क का होना, और साइटिका का होना, ये सब होने का मेन कारण है डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज। ठीक है। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गया है, तो उनसे कैसे बचा जाए? अगर किसी को डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज हो गया है, तो उनसे बचने का उपाय भी तो चाहिए। तो जो जो गतिविधियों को लेकर के हम ज्यादा समय तक काम किए हैं, उन गतिविधियों को सुधारना है। ठीक है। तब क्या क्या गतिविधियों को सुधारना है हम लोग को? तो सबसे पहले हम लोग एक साइड होकर के बैठते हैं, सामने झुक कर बैठते हैं, तो पहले पोस्चर सुधारना, बैठने का पोस्चर सुधारना, सीधा बैठना। चेयर में बैठेंगे तो सीधा बैठना। ठीक है। अगर आप सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है एक शोल्डर ब्रेस आता है या सर्वाइकल ब्रेस आता है, शोल्डर सर्वाइकल ब्रेस आता है। आप ये बांध लेंगे तो कुछ समय तक कंधा है वो सपोर्ट रहेगा, और ज्यादा समय तक झुकने का प्रवृत्ति कम हो जाएगा। मगर ज्यादा देर तक नहीं बैठना। अगर ज्यादा समय तक अगर ब्रेस लगा करके बैठोगे, तो स्पाइन एकदम सीधा होने की संभावना बढ़ जाएगा, स्ट्रेट होने की संभावना बढ़ जाएगा। हर किसी एक्टिविटी का अति भी नुकसानदायक है, तो ज्यादा अति भी नहीं करना है। ठीक है। तो आपको अगर डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज से अगर बचना है, तो सबसे पहले अपना पोस्चर सुधारना, पोस्चर सही करके बैठना, पहला। दूसरा क्या हो सकता है? अपना जो वजन बढ़ा हुआ है, मोटापा होने नहीं देना। वजन अगर बढ़ गया है तो उनको कम करने का उपाय ढूंढना। जो जो उपाय है वजन को कंट्रोल करने का, वो करना। ठीक है। इनके अलावा और क्या हो सकता है? ज्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं बैठना। अब जैसे व्यापारी लोग हैं जी, सवेरे से जाते हैं शॉप में, दुकान में, और एकदम शाम तक एकदम सिर्फ काउंटर में बैठे रहते हैं, कस्टमर से बात करेंगे, पैसे लेंगे, मगर उनका ज्यादातर समय चेयर में बीत जाता है। तो पूरे बॉडी का लोड कहाँ आता है? लंबोसेक्रल स्पाइन पे आता है। L5S1 में आता है, या L4 L5 में भी आता है। तो ऐसे शरीर का वजन अगर ज्यादा समय तक एक ही पोस्चर में बैठने की वजह से, एक ही जगह पर बैठने की वजह से, वहां का डिस्क डिजनरेट होगा, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि आपको बताया है। तो ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं बैठना है। ठीक है। अब इसके अलावा जो व्यक्ति तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो खाना पीना बंद कर दे। तंबाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना। ठीक है। तो ये जिससे एसिड बढ़ता है, तो एसिड बढ़ने वाला कोई भी चीज हमको खाना नहीं है। तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खाना है, फ्राइड चीजें ज्यादा नहीं खाना है, ड्राई चीजें नहीं ज्यादा नहीं खाना है। अगर आपको खाना है तो थोड़ा उनको नरम मुलायम बना करके खाइए, पानी भिगो करके खाइए ड्राई फ्रूट को। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कुछ रोजाना कम से कम 10-15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपके कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा एक्सरसाइज करिए, बॉडी मूवमेंट करिए जोड़ों का। इससे क्या होता है? ब्लड सप्लाई, रक्त संचार मेंटेन रहता है शरीर में। थोड़ा एक्सरसाइज नित्य रूप से करिए, डेली करिए, रोजाना करें। ठीक है। फिजिकल मूवमेंट ज्यादा थकने वाला नहीं करना, आराम से 10-15 मिनट भी कर लिए तो पर्याप्त है, सवेरे शाम आप कर लीजिए। ठीक है। और इनके अलावा पीठ और पेट के मसल्स को मजबूत बनाए रखने के लिए जो भी आपका पोस्चर है, एक्सरसाइज है, वो आपको करते रहना है। सीधा रखने का अभ्यास आपको करना है। ठीक है।
और आपको लगता है कि विटामिन डी की कमी है, हड्डियां जो बनता है उसके लिए विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन के लिए विटामिन डी चाहिए। ठीक है, तो विटामिन डी के लिए क्या चाहिए आपको? सूर्य का प्रकाश। तो आप धूप में बैठने का प्रयास करना। आप जितना अच्छे धूप में बैठेंगे, आधा पौना घंटा 1 घंटा बैठने का आदत बनाइए, जिससे विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा। विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा तो 125 डीसीसी हार्मोन बनेगा, और 125 डीसीसी हार्मोन जब बनेगा तो वो 125 डीसीसी हार्मोन क्या करेगा? किडनी और इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके और शोषित करके ब्लड में डालेगा, और ब्लड से कैल्शियम फिर कहाँ जाएगा? कैल्सिटोनिन के माध्यम से हड्डियों में जाएगा, जिससे हड्डियां मजबूत होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम, इन दो चीजों को अपने डाइट में मेंटेन करके चलना। और खाने में ऐसा खाना नहीं खाना जो आपके शरीर को खराब करे, जंक फूड और फास्ट फूड ये तो बिल्कुल नहीं खाना। और घर में जो स्वस्थ प्राकृतिक आहार है, संतुलित आहार है, वो ज्यादा लेने का प्रयास करना। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप किसी भी रोगी को सलाह दोगे और इसका पालन करेगा, तो निश्चित रूप से जो बिगड़ने का जो गति है ना, बीमारी जो बढ़ रहा है, उस बढ़ने की गति को कम कर सकते हैं, या मेंटेन कर सकते हैं, या उनको बैलेंस में ला करके खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डिजेनरेशन को रोकने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज हुआ है, तो उनको पहचानने के लिए, उनके निदान के लिए, उनके एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं? तो पहले तो फिजिकल टेस्ट करना है। और फिजिकल टेस्ट में क्या करोगे आप लोग? उनका उठने बैठने का कंडीशन देखोगे, वो दर्द कहाँ पर आ रहा है वो देखोगे, कौन सी उंगली में ये सेंसेशन नहीं है ये देखोगे, और ये अगर साइटिका का दर्द है तो कौन से एरिया में दर्द आ रहा है वो देखोगे। ठीक है, अब आपको मालूम है जांग में L1 L2 L3 का नर्व गुजरता है, ठीक है, घुटने तक। और अगर पिंडली में देखा जाए तो सामने वाला भाग L4 का है, पीछे वाला भाग में अगर प्रॉब्लम है तो L5 का है। तो आप न पैरों में कौन से एरिया में दर्द आ रहा है डिस्क के दबने की वजह से, उसके स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हो। उनका चलने उठने बैठने की स्थिति को आप ऑब्जर्व करना। कौन सी उंगलियों में झुनझुनी आ रहा है, सेंसलेस है, वो पता करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी स्पाइन में प्रॉब्लम है, कौन से वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। ठीक, और न्यूरोथेरेपी के आधार पर डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना है। डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना है, उसकी स्थिति आपको ऑब्जर्व करके आप जो भी ट्रीटमेंट बनेगा आपको देना है। ट्रीटमेंट मैं लास्ट टाइम बताऊंगा कारण के आधार पर। इसके बाद आपको क्या करना है? मेडिकल टेस्ट करना है। मेडिकल टेस्ट में क्या करना है? आप सबसे बेसिक सबसे कॉमन एक्सरे, ठीक है, एक्सरे टेस्ट करना है, जिसकी वजह से स्पाइन में जो जो कंडीशन वो दिखाई देगा। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, नर्व का कंडीशन जानना है। तो नर्व का कंडीशन जानने के लिए क्या करोगे? एक टेस्ट होता है एनसीवी, नर्व कंडक्शन, ठीक है, वेलोसिटी, क्या बोलते हैं एनसीवी का पूरा नाम, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। तो ये आप टेस्ट कराओगे तो नर्व की स्थिति का पता चल जाता है कि कहाँ का नर्व में ऑब्स्ट्रक्शन, कौन से एरिया में रुकावट आ रहा है, तो उस रुकावट की स्थिति को बता देता है। ठीक है, तो एनसीवी क्या है? नर्व का टेस्ट, नर्व की स्थिति को जानने के लिए कहाँ पर रुकावट आ रहा है, उस रुकावट वाली जगह को पहचान किसके माध्यम से होता है? एनसीवी के माध्यम से होता है। अब इनके अलावा और क्या कर सकते हैं? एमआरआई। एमआरआई के द्वारा क्या होता है? स्पाइन और नर्व दोनों की स्थिति को, स्पाइन डिस्क नर्व जो भी स्थितियां हैं उनको जानने के लिए आज के सबसे बेस्ट अगर मेडिकल टेस्ट है तो वो है एमआरआई। तो एमआरआई के माध्यम से स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, वो जानने के लिए एमआरआई आज की स्थिति में सबसे बढ़िया मेडिकल टेस्ट है। सीटी स्कैन, इनके माध्यम से भी आप स्पाइन डिस्क की स्थिति को आप समझ सकते हैं। और कौन सा टेस्ट हो सकता है? मसल की स्थिति को जानना है। अगर नर्व अगर कम्युनिकेशन अगर नहीं बैठा पा रहा है, डिजेनरेटिव डिस्क के वजह से नर्व में दबाव, पिंचेस आ रहा है, नर्व में जब नर्व में पिंचिंग आएगा, नर्व पिंच्ड हो रहा है, तो उस पिंच्ड नर्व की वजह से मसल्स प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, मसल्स ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि मसल्स को काम करने के लिए नर्व का स्टिमुलेशन जरूरी है।
सिग्नल जरूरी है। तो उस स्थिति में नर्व में एट्रोफी हो सकता है, डिस्ट्रोफी भी हो सकता है, मसल एट्रोफी हो सकता है। तो मसल्स में कुछ कमियां या कुछ खराबी तो नहीं आया है, तो उस स्थिति को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट करना पड़ेगा, जो मसल्स की स्थिति को बताता है। ईएमजी से मसल की स्थिति का पता चलेगा, एनसीवी से नर्व का कंडीशन पता चलेगा, सीटी स्कैन से आपका स्पाइन नर्व का पता चलेगा। ठीक है। और इनके अलावा और क्या कर सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। और ब्लड टेस्ट में विटामिन डी, कैल्शियम, है ना, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, इन सब का कंडीशन आपको जानने के लिए ब्लड टेस्ट कराना है। मैग्नीशियम आदि का टेस्ट आपको कराना है। क्यों मैग्नीशियम क्यों जरूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम का बाइंडिंग करके उनको टारगेट एरिया में ले जाने में भूमिका निभाता है, इसलिए मैग्नीशियम जरूरी है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेडिकल टेस्ट के माध्यम से रोगी को आप ये आप सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं कराया तो सजेस्ट कर सकते हैं, अगर करा लिया है तो ये सब चीजों को आप ऑब्जर्व करना, उनके इंप्रेशन को जानने का प्रयास करना। ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी रोगी को आप सजेस्ट कर सकते हैं। इनके अलावा अगर किसी भी रोगी को अगर डिस्क डिजनरेशन अगर हुआ है, तो वो क्या है, शुरुआती दौर में वो तो कैसे करके बर्दाश्त करता जाता है, जब प्रॉब्लम जब बढ़ जाता है तब ही डॉक्टर के पास जाता है। तो ऐसे स्थिति में रोगियों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर कंडीशन अगर समझ में आ गया है, थोड़ा थोड़ा पिच हो रहा है या स्टिफनेस बढ़ गया है या दर्द बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उस रोगियों को अपने डॉक्टर के पास भेजे। हो सकता है कि रोगी बाहर से आपके पास आ रहा हो, मगर हो सकता है आपके घर में ही रोगी बैठा हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अपने घर की स्थिति या अपने आप की स्थिति को अगर आप समझ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर किसी भी रोगी के हाथ पैरों में शून्यपन आ रहे हैं, दर्द आ रहा है, तो सबसे पहले आप न्यूरोथेरेपिस्ट के पास ले जाओ, दिखाओ, या कुछ अगर मेडिकल टेस्ट कराना है तो वो टेस्ट करा लीजिए, जिससे वास्तविक स्थिति समझ में आ जाए। ठीक है। अगर शून्यपन आ रहा है तो भी इग्नोर नहीं करना है। अगर संडास और यूरिन अगर सेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है ये सब कारण डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आ रहे हैं डिस्क में। ठीक है। तो ये सब सामान्य स्थिति को इग्नोर नहीं करना है। शून्यपन या मलमूत्र का सेंसलेस होना, या स्टिफनेस, कमर में स्टिफनेस या पैरों में दर्द आ रहा है, सुन्नपन आ रहा है, तो ऐसी स्थिति को बिना इग्नोर किए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो नजदीकी जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, न्यूरोथेरेपिस्ट है, वहां पर ले जा करके उनका उपचार कराना चालू करना बेहतर है। ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति को अगर डिजेनरेटिव चेंजेस आया है तो इनके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है कारण के आधार पर। तो क्या क्या कारण आपको बताया गया था, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज को क्या क्या कारण बताया था। सबसे पहले मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हुआ है, मार लगा है, ठोकर लगने की वजह से डिस्क डिजेनरेट हो गया है, वहां के मसल कमजोर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप लोग। अभी का सबसे एडवांस जो ट्रीटमेंट है इंजरी ट्रीटमेंट, 4 लाइन वाला, वो आप दीजिए। ठीक है। कुछ दिन दीजिए, हफ्ता 10 दिन ये ट्रीटमेंट दीजिए, और फिर ऑब्जर्व करिए कि रिजल्ट कितना अच्छा है। ये जो ट्रीटमेंट है ना, पूरा मिनरलाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट वहाँ के एसिड को भी ठीक करेगा, वहाँ का मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, फॉलिक एसिड की मात्रा को बढ़ाएगा, और वहाँ की हीलिंग, घाव बना हुआ है तो वहाँ की हीलिंग को ठीक करने के लिए फॉलिक एसिड के साथ आपका जीन्स को भी कार्य करने के लिए एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है। और ये थंब इम्प्रेशन कौन दिखा रहे हैं जी, महानुभव। ठीक है। देखिए ओंकार जी, ज्यादा समझदार उनसे सवाल करेंगे आज। तो ये जो इंजरी ट्रीटमेंट जो बना हुआ है, तो आप ये दीजिए, नामकरण नहीं किया है, मगर ये 4 स्टेप का जो इंजरी ट्रीटमेंट है, आप वो निश्चित रूप से दीजिए, बेझिझक दीजिए। और इसी ट्रीटमेंट से हमने बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, पुराने इंजरी के बजाय ये लेटेस्ट इंजरी। ठीक है। ये आप लोग ध्यान देना, अगर किसी को मार लगने की वजह से है तो उनको इंजरी ट्रीटमेंट देना। ठीक। मोटापा है, अगर मोटापा के कारण ज्यादा लोड पड़ रहा है डिस्क पर, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, मोटापा को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए उनके डाइजेशन को सुधारना, मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक करना, मेटाबॉलिज्म को सुधारना।
तो ऐसे स्थिति में क्या क्या ट्रीटमेंट दोगे? गैस ओनली गैस आई में दर्द है तो ओल्ड यूडीएफ देना, गॉल में ज्यादा दर्द है तो वेटर प्लस न्यू गॉल देना, और गैस ओनली गैस आई गॉल इसलिए सब में दर्द है, पूरे पेट में दर्द है, तो आप क्या करोगे? मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट देना, मेटाबॉलिज्म। और अगर ये नहीं दे सकते तो अभी सबसे लेटेस्ट है, रामन के साथ सीएनएस ऑल दीजिए, प्रोफिंगर गॉल लीवर दीजिए, दे दीजिए, वर्टिकल नॉर्मल के साथ प्योर नॉर्मल दे दीजिए, ठीक है। फिर अजय नॉर्मल दे करके एक हेपरिन बढ़ा दीजिए। अगर हर ट्रीटमेंट के बाद में एक ट्रीटमेंट कंपल्सरी देना, वन थायराइड पी 9 सेकंड। क्या? वन थायराइड पी 9 सेकंड कंपल्सरी है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, डिजेनरेटिव कंडीशन के लिए ये देना ही है। और ये मेरा बनाया नहीं है, ये गुरु जी का द्वारा बनाया हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो गुरु जी का बनाया हुआ फार्मूला ही मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और इनके अलावा और कौन से कारण बताया था? जेनेटिक कारण, आनुवांशिक कारण है। तो और विभिन्न कारण को ठीक करते 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 लास्ट में आप न्यूजीन फार्मूला देना। अगर एसिड बढ़ा है, एसिड बढ़ने की वजह से आया है, तो पेशेंट का पहले एसिड ठीक करिए, एसिड निकालिए, एसिड को नॉर्मलाइजेशन करिए, और फिर न्यूजीन फार्मूला देना। क्या देना? लास्ट में न्यूजीन फार्मूला देना, फिर न्यूजीन फार्मूला के बाद में वन थायराइड भी देना, ठीक है। और इसके अलावा गलत पोस्चर में बैठ रहा है तो उनका समाधान ट्रीटमेंट से है क्या? हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति अगर गलत पोस्चर में बैठा हुआ है तो वन साइड टिल्ट हो जाता है, मालूम है कि नहीं? वन साइड वो झुक कर चलेगा, उनका आदत बन गया है। कई बार गर्दन ऐसे झुका के कई लोग चलता है, कई लोग पूरे बॉडी एक साइड झुक कर चलता है। ये इसलिए होता है कि उनका आदत ही गलत पोस्चर में बैठने का बन चुका है, एक साइड के मसल्स में दबाव आ रहा है, इसलिए वो टिल्ट हो गया है। अब और अगर एक ही पोस्चर में ज्यादा समय तक बैठेगा तो टिल्ट तो हुआ ही, एक और प्रॉब्लम आ सकता है, और वो कौन सा प्रॉब्लम है? रीढ़ की हड्डी टेढ़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? रीढ़ की हड्डी टेढ़ा हो सकता है, और जब रीढ़ की हड्डी जब टेढ़ा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? स्कोलियोसिस। क्या बोलेंगे? स्कोलियोसिस के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल टर्म बहुत सारे टर्म याद आ रहा है, आप उस पॉइंट को अब जानने का प्रयास करना, ठीक है। फिर आपको आने वाले समय में बहुत आसान हो जाएगा। तो स्कोलियोसिस हो गया है, टिल्ट हो गया है, स्कोलियोसिस हो गया है, तो उनको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूरोपैथी उपचार चाहिए ना। तो अब स्पाइन क्यों टेढ़ा हो गया? उनका सबसे बड़ा कारण वन साइड पोस्चर में बैठने की वजह से, एक साइड के मसल्स में खिंचाव आने की वजह से, स्पाजम की वजह से। अब स्पाजम आया है तो स्पाजम को ठीक करना है, तो स्पाजम को ठीक करने के लिए क्या करोगे? इंजरी ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो फुल इंजरी ट्रीटमेंट ही देना, और इसके बाद वहां के एसिड निकालना, और कैल्शियम की कमी को ठीक करना है तो 125 डीसीसी वाला फार्मूला देना, और दोनों साइड का जो ऑर्गेनल बैलेंसिंग है वो ऑर्गेनल बैलेंसिंग वाला ट्रीटमेंट देना। और ऑर्गन बैलेंसिंग कौन से ट्रीटमेंट से देना है? राइट और लेफ्ट साइड के डायग्नोस्टिक पॉइंट को ठीक करना है तो कौन सा फार्मूला देना है? तो सबसे पहले न्यूट्रल ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर एसिड ट्रीटमेंट, एसिड निकालने के लिए, फिर 125 डीसीसी, फिर ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए एहेप्रिन। और एहेप्रिन की जगह कुछ दिन आपको एक टिल्ट वाले फार्मूला है, 8 पेन, 6 WD, 2 पीट, 8 थाइमस चेस्ट, 20 राउंड एरो। कौन सा वाला? ये फार्मूला देना है अगर किसी को टिल्ट है, कोई भी साइड टिल्ट है चलेगा। पहले नॉर्मल भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ट्रीटमेंट दे दीजिए। फिर किडनी क्लियरेंस भी दे सकते हैं, दोनों साइड का पार्कू दे करके, 8 पेन, 6 WD, 2 पीट, 8 थाइमस चेस्ट, 20 राउंड एरो। ये फार्मूला देना है टिल्ट के लिए, ठीक है। और स्कोलियोसिस है तो भी यही फार्मूला काम आएगा, दोनों कंडीशन में काम आएगा। तो इस प्रकार आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और कौन सा कारण है? एज रिलेटेड, 60, 65 साल, 70 साल के बाद उम्र जैसे जैसे ढलता है तो मसल्स में ट्रॉफी आना चालू हो जाता है, बॉडी में ट्रॉफी होना चालू हो जाता है, श्रिंक होना चालू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? एज रिलेटेड विटामिन डी कमी हो जाता है, हड्डियां खोखला होना चालू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पूरा मेटाबॉलिज्म सुधारना, एसिड एल्कली बैलेंस करना, कैल्शियम वाला ट्रीटमेंट देना, और ब्लड सप्लाई बढ़ाना।
यही मोस्टली ट्रीटमेंट चलेगा नॉर्मल ट्रीटमेंट में। अगर मार लगा है तो ही इंजरी ट्रीटमेंट चलेगा, जेनेटिक फार्मूला है तो न्यू जीन फार्मूला चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ट्रीटमेंट कारण के आधार पर किसी भी डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज वाले रोगी को दे सकते हैं। और नियम यह है कि आप कारण के आधार पर ट्रीटमेंट देना है, और हर ट्रीटमेंट के बाद में 1 थेरेपी 9 सेकंड देना अनिवार्य है, जहां पर डिजेनरेशन शब्द लिखा है। ये जितना भी कारण बता रहा हूँ और उनका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, आप रोज माइंड में क्लिक करते जाएंगे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि आपको किसी भी ट्रीटमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। और यहाँ हंसने वाले लोग हैं वो खुद आपसे भीख मांगेंगे, लिख के ले लेना, लिख के ले लो, उनके मुंह पर ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जो हंस रहे हैं ठेंगा दिखा रहे हैं ऐसे लोग ही आपसे ट्रीटमेंट पूछेंगे। और बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। आप बस अभ्यास करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट हो जाएंगे, न्यूरोथेरेपी में डायग्नोसिस लेवल पर परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो एडवांस रूप में जो डायग्नोसिस प्रोसेस है न्यूरोथेरेपी में, वो आपको हम सब बताएंगे। थोड़ा धैर्यता और समय, ठीक है, वो आपको चाहिए। तो ठीक है भगवान, तो इस प्रकार से अलग अलग कारणों के आधार पर आपको ट्रीटमेंट सेट करना है। कारण आपको समझना है और कारण के आधार पर ट्रीटमेंट देना है। प्रॉब्लम कोई ज्यादा कठिन नहीं है, 9-10 कारण है बीमारी आने के। आज भी मैं बोल रहा हूँ 9-10 कारण ही है बीमारी आने के। उन 9-10 कारण में के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट देना है वो आपको मैंने बताया हुआ है। नहीं बताया भी होगा आप लोगों ने, नहीं मैंने तो बताया है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो मैं दोबारा वो क्लास लूंगा। बीमारी आने के कारण, उनको ठीक करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट, उनको लाइन में कैसे सेट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ट्रीटमेंट सेट करने के टेक्निक को तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप जुड़े रहना। और आज के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखो, डिस्क डिस्क नहीं है, अगर डिस्क अगर बिगड़ता है तो उससे रिलेटेड उनके आसपास का क्लाइमेट बिगड़ता है, याद रखना। वहां के आसपास का क्लाइमेट बिगड़ता है, कितना बड़े से बड़े बीमारी आ जाता है। डिजनरेटिव डिस्क डिजीज कोई बीमारी न हो करके एक लक्षण है, फिर भी उसकी वजह से कई बड़ा से बड़ा बीमारी आ गया। क्या क्या बड़ा से बड़ा बीमारी, डिस्क ड्राई हुआ, डिस्क में पानी हुआ, डिहाइड्रेट हुआ, डिस्क दबा, दब करके फैल गया, हर्निएटेड डिस्क हुआ, स्लिप डिस्क हुआ, कैनाल स्टेनोसिस हुआ, साइटिका हुआ। ठीक है, कितना बड़ा से बड़ा बीमारी आ गया, पैराप्लेजिया हो गया, पैरालाइज हो गया। मगर हम इग्नोर नहीं कर सकते डिस्क को। अगर डिस्क को हेल्दी रखना है तो आपको क्या चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज, नियमित रूप से पानी अच्छे से पीना, एसिड बढ़ने नहीं देना, अपने आप को किसी भी चोट या एक्सीडेंट से स्पाइन को बचाना, वजन बढ़ने से बचाना। ठीक है, इन सब चीजों को आप ध्यान में रख करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से डिस्क हेल्दी रहेगा। अगर आप सिर्फ पर ट्रीटमेंट देने में बिजी हो और ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप भले 10-15-20 पेशेंट को ट्रीटमेंट देते होंगे एक दिन में, मगर एक ट्रीटमेंट आप अपने लिए जरूर लो। आप खुद एक ट्रीटमेंट लीजिए, कुछ नहीं तो, और बैलेंसिंग के लिए, ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट और एक फिजिकल एमआरटी साइटिकल सेटिंग जो है ना, वो पॉइंट आप निश्चित रूप से लीजिए। आप अपना शरीर को स्वस्थ रखते रखते अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे तो आप ज्यादा दिन चलेंगे। नहीं तो हो सकता है कि आपके ज्यादा फिजिकल पॉइंट देने की वजह से आपका ही डिस्क डिजनरेट ना हो जाए। और मैंने देखा है, मैंने देखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पास कई सारे न्यूरोथेरेपिस्ट आए जो बोलते हैं कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, ये दुनिया भर का प्रॉब्लम लेकर के बैठे न्यूरोथेरेपिस्ट में भी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्रीटमेंट देने में मगन है, पैसा कमाने में मगन है, मगर अपना शरीर का ख्याल नहीं रखता। तो अपने शरीर का ख्याल रखते हुए भी आपको ट्रीटमेंट देना है। और अपने लिए एक ट्रीटमेंट जरूर फिक्स कर लेना कि आपको डेली एक ट्रीटमेंट चाहिए, अगर 10-15 ट्रीटमेंट अगर मरीज को दे रहे हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैंने जो शब्द बोला हुआ है, स्पाइनल स्टेनोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, है ना, ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगले सेशन में, क्योंकि समय का पाबंदी है। अभी लगभग 10 बज के 20 मिनट हो गया, 21 मिनट हो गए हैं। और आज के टॉपिक से रिलेटेड, डिस्क डिजनरेटिव डिजीज से रिलेटेड जो भी आपका सवाल होगा, ठीक है, आप रख सकते हैं। फार्मूला अगर समझ में नहीं आया होगा आप पूछ सकते हैं। मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया हुआ है डिस्क डिजनरेटिव डिजीज का कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है,
उस कॉम्प्लिकेशन को माइंड में रखना, चाहे साइटिका हो, चाहे केनाल स्टेनोसिस हो, चाहे रेडिक्यूलोपैथी हो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये कॉम्प्लिकेशंस है डिजनरेटिव डिस्क डिजीज का। ठीक है, ओंकार जी स्पाइन खोल दीजिए सबका माइक। सर जिनको आप बोल रहे थे ना, वो उनका हाँ, नाम मैंने फाइंड आउट कर लिया है। उनका नाम है संतोष भारद्वाज जी। क्या लाना किसी दिन, उनको तर्क वितर्क करेंगे उनसे। नहीं, अभी जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं सत्र में। हाँ जी संतोष जी आ संतोष जाइए। संतोष भारद्वाज जी नाम है। कहाँ से ट्रेनिंग लिए हो? हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। क्यों भैया, क्या हो गया? सर वो कमर ताटिका का सर थोड़ा प्रॉब्लम है। भैया तो आपका जो इमोजी है तो देख कर लगाना चाहिए ना जी। जी। इस लेक्चर वो में माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना जी। सर वो राम गोपाल दीक्षित सर क्या लिए थे। अच्छा, तो मैं आपका मैं परीक्षा भी कुछ लूंगा जी। बोलना चाहूंगा। सबसे विनम्र आग्रह है कि पहले तमीज से सर पहले सीख लो क्या 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 लगाने से क्या अर्थ होता है। और बीच में अगर डिस्टरबेंस करेंगे तो आपको सिर्फ सर ही नहीं, हम लोग भी आपका विरोध करेंगे। और शायद अगर हम गुस्सा हो गए तो हम भूल जाएंगे कि हम डिप्लोमा कर रहे हैं। तो क्लास चलते हुए किसी तरह का कोई कमेंट ही ना करिए, या तो कमेंट कर रहे हो तमीज सीखिए कि इसका मतलब क्या होता है, कौन सा इमोजी डाल रहे हैं, कौन सा मैं क्या कर आपको रहे हैं। बताने के लिए बैठा हूँ भारद्वाज जी, आपको जो पूछना है मेरे से पूछिए ना, मगर इमोजी ऐसे लगाइए कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, क्योंकि सब मेरा लोग नजर सुन आप लीजिए, सभी के ऊपर सबके है। सबके लिए, मेरे लिए भी सबके लिए भी है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, खिलवाड़ नहीं होता है। और सवाल ये है, आप जहाँ से सीखे हो ना, वहाँ की स्टूडेंट सबसे ज्यादा मेरे पास आया है रिवीजन करने के लिए। सर हमें भी आना पड़ेगा आपके यहाँ सर। आपको खुद मालूम है, आज भी आया हुआ है 2 बंदा तो मेरे पास 3 दिन से बैठा हुआ है। जिस जगह से सीखा हुआ है ना, आपने जहाँ का नाम लिया ना, वहीं के स्टूडेंट मेरे पास आया हुआ है। मैं सर कल आप आपको वीडियो लोग दिखा दूंगा। सर आपके बारे में तो कुंदन सर ने बहुत मतलब तारीफ किए थे। और भैया कुंदन सर इतना ज्यादा हम लोग के ऊपर विश्वास करते थे, और रियल में वो बंदा, वो मुझे दुख है कि आज दुनिया में नहीं है, जी जी। मगर वो सम्मान बहुत करते थे हम लोग का। क्यों? वो जो जगह में पढ़ाया हुआ था ना, उस जगह में तो उन्हें तो पढ़ाने का काम किया, मगर नॉलेज कहाँ से ग्रहण किया? सर आप लोग वो थे। सूर्यमल से निकला हुआ उसी धरोहर से ही उन्होंने नॉलेज लिया है। सर वो हमेशा आपकी तारीफ करते थे। भैया हम अपना तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि हम वो आपका, बताते थे। आप अच्छे काम करोगे तो हम आपका ही तारीफ करेंगे भैया। कारण आप बढ़ोगे तो न्यूरोथेरेपी बढ़ेगा, और न्यूरोथेरेपी बढ़ेगा तो गुरु जी का मान सम्मान बढ़ेगा। हम जी यही जी। चाह रहे हैं। हम अपना मान सम्मान कमा के बैठ लिए हैं, और क्या चाहिए यार? हैं? नहीं सर आप वो भी सीखो, बात है। कमाओ, और अपना हेल्थ अच्छा रखिए। और जो भी अगर तकलीफ है कुछ मेडिकल टर्म में तो आप पूछिए, हम बताने के लिए बैठे हैं। अभी मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, मेरा तो लेक्चर हो गया, मैं तो जा सकता हूँ। मैं आप लोगों को समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन अभी भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए जी क्या क्या सवाल है आप लोगों का? सर ये आपने खुद को ट्रीटमेंट लेने के लिए बताया था, क्या क्या ट्रीटमेंट लिए खुद सर? से खुद से नहीं बनेगा, थेरेपिस्ट के माध्यम से ट्रीटमेंट लेना। और अपना एक बार ना अपना डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, और डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करने के बाद उनके आधार पर ट्रीटमेंट लेना। ठीक है? अरे सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं ले सकते सर? नहीं नहीं, अनावश्यक ऐसी ट्रीटमेंट नहीं लेना। जब तक म्यूकस जीरो में दर्द नहीं है तब तक ऐसी ट्रीटमेंट नहीं लेना। नहीं नहीं, असामान्य सेल्फ ट्रीटमेंट नॉर्मल अदर नॉर्मल ऐसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? सकते, वो सेफ है, वो सेफ है, आप ले सकते हो। ओके सर। सर पैराप्लेजिया का प्लीज अगर आप बता दें तो। पेशेंट है, उसकी ये सेंसेस बिल्कुल खत्म हो गई है। नमस्कार सर। पैराप्लेजिया मैंने बताया, कमर के नीचे का भाग काम नहीं करना, एक जी पैरालिसिस का प्रकार है। और जी ये उनके होने की वजह है नर्व का पिंच होना, जी नर्व सर। में डिस्ट्रक्शन हो रहा, नर्व में दबाव होना, या नर्व के माध्यम से सिग्नल टारगेट एरिया में नहीं जाना। अब ये नर्व में क्या कारण से वो प्रॉपर मैसेज नहीं जा रहा है, तो इनका सबसे बड़ा कारण है हर्निएटेड डिस्क प्रोस्ट्रूशन। ठीक है, एक्सट्रूशन आपको सुन बताया था ना, प्रोस्ट्रूशन एक्सट्रूशन ये सब बताया गया था। जी जी तो जी ये जी सब सर। कारण होता है पैराप्लेजिया का। अब ये जी एक्सट्रूशन या डिजनरेटिव डिस्क डिजीज होने के कारण, प्रोस्ट्रूशन होने का कारण क्या हो सकता है?
इन कारणों को समझ करके आप ट्रीटमेंट देना। और जब ये दबेगा या डैमेज होगा तो निश्चित रूप से पहले उनको हीलिंग करना है। तो हीलिंग करने के लिए हमारे पास कौन सा ट्रीटमेंट है? तो पहले इंजरी देना कोई दिन, हाँ, तो पहले कोई दिन इंजरी। और अभी का जो लेटेस्ट इंजरी है ना, इंजरी लैक्टिक एसिड प्योर फॉलिक ब्लैक न्यूजिन फार्मूला वाला पहले देना, पहले 10-15 दिन यही ट्रीटमेंट दो ना। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक सुधारने वाला ट्रीटमेंट देना। फिर उनमें विटामिन B12 फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ता है नर्व के माइलिन को बनाने के लिए। विटामिन C, माइलिन बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है? विटामिन B12 फॉलिक एसिड, है ना, विटामिन C, और जिंक भी चाहिए, और फैट्स भी चाहिए। ये 5 चीजों की जरूरत है। फैट्स, फैट्स का मतलब समझ गया ना? जी सर। फैट्स का मतलब हमारे शरीर में फैट्स कौन से रूप में रहता है? कोलेस्ट्रॉल के रूप में। ठीक, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट कौन से कोलेस्ट्रॉल चाहिए? अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ठीक है? HDL। हाँ, तो HDL चाहिए, विटामिन C, जिंक, विटामिन B12 फॉलिक एसिड। इन्हीं 5 चीजों की जरूरत नर्व को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो उसके लिए जो जो फार्मूला है, इसमें लीवर सेट भी आएगा, पेट सेट भी करना है, लार्ज फॉलिक ब्लैक या मल्टीविटामिन देना है, और उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ाना है, हेपरिन देना है। इन्हीं ट्रीटमेंट में से आप सेट करके उस पेशेंट को देना है अभी। जी सर। और फिजिकल में क्या दोगे? फिजिकल में MRT देना, मगर L3, L4, L5 नहीं देना, जी सर। ठीक है? बाकी पूरा MRT दीजिए, साइटिका सेटिंग दीजिए। चलिए नेक्स्ट। हेलो सर, नमस्कार। प्रणाम सर। हाँ जी हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी सर ये नमस्कार। सबसे पहले तो ये बोलूंगा सर, आपका आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात है सर, जो 4 स्टेप इंजरी ट्रीटमेंट जो बोला वो ट्रीटमेंट सर एक बार बोलने से अच्छा होगा। और जो ग्रुप में डाल दिए। ग्रुप में डाल दीजिए, अच्छा, कर और दीजिए। अच्छा सर, आप जितना वो कुछ बोले हैं, मैं बहुत सारे नोट किया है, बहुत सही नहीं कर पाया है, तो इसीलिए जो फैट, जो शरीर में जो मोटापा होता है उस समय आप क्या क्या बोले हैं ट्रीटमेंट, पेट सेट करने के बाद उस समय थोड़ा मैं पंडित जी मिस पेट हो सेट गया। करने के ट्रीटमेंट दे रहे, वजन कम कर, मेटाबॉलिज्म, है ना, उसमें आपका OLD-UDF, लार्ज फॉलिक ब्लैक, OLD-UDF 125 DCC, OLD-UDF किडनी के लिए बहुत सारे कंडीशन है। डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करेंगे ना तो कई सारे फार्मूला का कंडीशन बनेगा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, है ना। तो इसमें आप नॉर्मल एज नॉर्मल भी दे सकते हैं। हमारा अभी जो नया वर्टिकल फार्मूला प्योर नॉर्मल है, ये सब फार्मूला लागू होगा। TNS कॉर्डा इक्विना पर भी लागू होगा, मगर ये सब कंडीशन देख करके आपको डिसाइड करना है। और ये कंडीशन कब बनेगा? जब आप डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करोगे, ठीक है। सर हाँ एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ, सर एज रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण से डिजेनरेशन होते हैं, उस समय क्या करना है? इंजरी में एज मतलब वो जो उम्र बढ़ जाता है, एज रिलेटेड एज प्रॉब्लम। रिलेटेड, तो मैंने बताया था एज रिलेटेड में क्या क्या डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं। हड्डियां कमजोर होते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक के संभावना बढ़ जाते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट डाउन हो जाता है। तो उनमें ना पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस और पूरा मिनरलाइजेशन करना है। तो मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट देना है, एसिड ट्रीटमेंट देने के लिए बोला, और एक चीज बोले थे सर। उनका ना डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना। ओके ओके, थैंक यू सर। उनमें क्या ट्रीटमेंट सेट करने के लिए ना आपको ना पहले 6 सिद्धांत को समझना पड़ेगा, फिर सीक्वेंस में बनेगा। और वो 6 सिद्धांत में कौन कौन से ट्रीटमेंट हमको सेट करना है, तो इसके लिए डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना पड़ेगा और उनका डायग्नोसिस पूरा केस हिस्ट्री लेना पड़ेगा। और जब केस हिस्ट्री लेंगे ना तो पूरा निचोड़ हमारे पास आएगा। और जब तक निचोड़ नहीं आएगा तो आप कुछ भी मन में आए वो ट्रीटमेंट लेंगे, जरूरी नहीं कि वो ट्रीटमेंट सेट हो जाए, है ना। तो पूरा निचोड़ लाना है ना तो पूरा केस हिस्ट्री लेना पड़ेगा पेशेंट का। कहीं कब्जी तो नहीं है, इंडाइजेशन तो नहीं है, म्यूकस जीरो में भी दर्द है, चोट भी लगा है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं ना। तो उनको सीक्वेंस में जमा करके हम एक ट्रीटमेंट तैयार कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रीटमेंट, इनमें एक पेशेंट को 5, 6, 8, 10 ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है अलग अलग टाइम पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हाँ बोलिए सर अभी 6 लोगों ने एडवाइस किया है, उस सीक्वेंस से चलते हैं। मंजू जैन जी।
जी सर, प्रणाम कैसे सर। करा रहा है? बोलिए जी, बोलिए भगवान। जी प्रणाम सर। कह रहे थे सर कि ओस्टियो माइलिटिस के बारे में भी आपने कहा सर, तो ओस्टियो माइलिटिस ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या है, एक प्रकार से वो जो बोन मेरो होता है ना, जी इसमें सर। प्रॉब्लम्स आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है ना बोन मेरो में। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादातर आता ही है। कई लोगों में फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी आ जाता है। तो बोन मेरो में होने वाले इन्फेक्शन को ही ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, सामान्य भाषा में। ज्यादा बड़ी दूर से नहीं सोचना। हम छोटे छोटे शब्द को ही सरल तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आर्थो डिकोड के अंतर्गत। ठीक है, तो तो एक क्या, प्रकार से क्या है, वो इन्फेक्शियस डिजीज है। अच्छा सर, तो इसमें हाँ, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए पहले इन्फेक्शन दिया जाएगा सर? टारगेट तो यही आ जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन आया और फिर बाद में इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाता है। माइलाइटिस आया है ना, आईटिस, जहाँ पर ITIS आ गया ना, तो इनका मतलब होता जी है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फेक्शन अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो तो इनमें आप इन्फेक्शन ट्रीटमेंट देना। मगर जब इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है, याद रखना, जब इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है ना, तब उनके लिए इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट चलेगा, जी न्यूरोथेरेपी सर। के जी नियम सर। के अनुसार, न्यूरोथेरेपी के नियम के अनुसार। जी सर। जी सर। तो जी, पहला जो ट्रीटमेंट होगा बेस का सर, वो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन नहीं नहीं, दोनों होगा पहला सर? पहले इन्फ्लेमेशन दे दो, फिर बाद में इन्फेक्शन के लिए आप लीवर सेट देना, बाकी ट्रीटमेंट आप इन्फेक्शन के लिए देते रहिए, पहले इन्फ्लेमेशन चलेगा। क्या इसमें सर हाइट भी कम होने लगती है क्या? ग्रोथ रुक जाते हैं ना इन्फेक्शन की वजह से बोन का। अगर कम उम्र में अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया बच्चे को, तो निश्चित रूप से हाइट कम रहेगा, ग्रोथ रुक जाएगा। क्योंकि ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, स्टेम सेल चाहिए। और ये स्टेम सेल कहाँ सबसे ज्यादा है, बोन मेरो में। अगर स्टेम सेल ही अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, तो ग्रोथ कैसे होगा, RBC कैसे बनेगा, WBC कैसे बनेगा? सब बनने वाला तो बोन मेरो में है। RBC बोन मेरो में बनता है, WBC वही बनना है, प्लेटलेट वही बनना है, स्टेम सेल सब वही है। तो जितना भी ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड चीजें है ना, सब बोन मेरो में ही है मैक्सिमम। ये बोन मैरो में जो इन्फेक्शन आ जाता है सर, इसका बहुत मेजर कारण क्या हो सकता है सर, जिसको दूर करने बोन पे मेरो थोड़ा मदद बोन मेरो मिले जी, ट्रीटमेंट के अलावा सर? देखो, सबसे पहली बात तो, अगर बोन में अगर इन्फेक्शन आया है, संक्रमण आया है और वो क्रोनिक है, ठीक है, और ये ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, और हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिनका अलग अलग नाम हो सकता है। न्यूरोथेरेपी उस नाम को ढूंढता नहीं है। हाँ, भले ही वो स्टेफाइलोकोकस हो, एक सामान्य एक बैक्टीरिया है ना, जो हड्डियों में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर उनको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए आप उनको लाइन ऑफ वे में सबसे पहले इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दोगे, है ना। और अगर इन्फेक्शन की वजह से अगर हड्डियां खोखला हो गया, कमजोर हो गया, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाया, तो ऐसे कंडीशन में आप उनको 125 DCC भी दोगे, विटामिन D की भी जरूरत है। और इनमें कारण और भी है, याद रखना, ये जो इन्फेक्शन तो है ऑस्टियोमाइलाइटिस का, मगर इनके होने के क्या क्या कारण हो सकता है। एक तो इन्फेक्शन हो गया, दूसरा डायबिटीज भी हो सकता है। डायबिटीज की वजह से क्या होगा, जो सेल रिसेप्टर है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, याद रखना। डायबिटीज की वजह से सेल रिसेप्टर ब्लॉक होता है, जिनकी वजह से बोन को जो मटेरियल चाहिए ब्लड से, वो प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाता। तो ये एक सर, फैक्टर हो सकता है। डायबिटिक उनको नहीं है, लेकिन हम कोई जो बात नहीं, पूछ रहे थे, एक्सीडेंट या चोट वगैरह आया था, ये भी एक नहीं कारण है। ये सर्जरी सर, कराया था, हड्डियों का सर्जरी या इम्प्लांट वगैरह। जी सर। जी सर, सर्जरी हुआ अगर है सर? हड्डियों, हाँ, अगर सर्जरी हुआ है तो सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन हड्डियों में चला जाता है, जो एक कारण है। ये कारण है सर? तो ये जी, सर्जरी भी कारण है। और हड्डी की अगर सर्जरी है या बोन इम्प्लांट हुआ है, तो उस कारण को आप पकड़ करके सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट दोगे। तो इसको अगर पकड़ा जाएगा सर, तो इंजरी ट्रीटमेंट बनेगा सर? पहले अपना इन्फ्लामेशन दो, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लामेशन दो, इन्फ्लेमेशन अच्छा पहले सर। इन्फ्लामेशन दो, और इन्फ्लामेशन के बाद अपना जो सेट है ना इंजरी वाला, आप वो दो ना। अच्छा अच्छा, हाँ सर।
हाँ, और आपको अलग से इन्फेक्शन वाला ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। इंजरी ट्रीटमेंट इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। जी सर। हाँ, याद रखिएगा। और इनके बाद सर एक बात और ध्यान रखना, ब्लड में भी कई प्रकार के इन्फेक्शन रहता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ब्लड में भी रहते हैं ना। तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड पूरे शरीर के साथ कम्युनिकेशन बैठाने वाले एक टिश्यू है। ब्लड क्या है? टिश्यू होता है। ठीक है। जी तो सर। पूरे बॉडी के साथ कम्युनिकेशन रखने वाला सबसे लंबी टिश्यू है। और इनके माध्यम से इन्फेक्शन बोन में जा सकता है। तो ब्लड में जो इन्फेक्शन है उनको ठीक करने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। और किसी का अगर शरीर ही एकदम कमजोर है, इम्यूनिटी पावर कमजोर है, या किसी को एचआईवी हो गया, एचआईवी भी तो कारण है ना जी, माइलाइटिस होने का। ऑस्टियोमाइलाइटिस का एक कारण है एचआईवी। तो पूछना उनको एचआईवी तो नहीं है। या जो व्यक्ति ज्यादा स्टेरॉइड खाता है, क्या स्टेरॉइड ज्यादा खाएगा तो स्टेरॉइड के वजह से भी हड्डियां कमजोर होता है, इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाता है। स्टेरॉइड खाया। क्या है उसमें, फिर क्या होगा, ऑटोइम्यूनिटी का कंडीशन आ जाता है। एक तरफ इन्फेक्शन है और दूसरा तरफ आप स्टेरॉइड दे देकर के उनको दबा रहे हो इन्फेक्शन को। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्फेक्शन के अंदर का जो जीन्स है ना, वो म्यूटेट होकर के हाइपर हो जाएगा और अपने ही सेल को मारना चालू कर देगा। तो ऑटोइम्यूनिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए एचआईवी के कंडीशन को पूछना, और स्टेरॉइड ज्यादा लेते थे क्या, वो कंडीशन को भी पूछना, क्योंकि स्टेरॉइड से हड्डियां कमजोर होते हैं। स्टेरॉइड इन्होंने ये लिया है सर। सर हाँ, एक स्टेरॉइड इन्होंने लिया है सर, लेकिन मैं ये पूछ रहा था सर कि जो ये ना, बोलिए जो बोलिए। जो जो बोन मैरो में ये प्रॉब्लम आई है, ये क्या चीज का एहतियात बरता जाए सर उनके साथ में, जो हमारे ट्रीटमेंट के साथ में को रिलेटेड करेगा खाने पीने में सर, किस कारण से, किस वजह से खाने ज्यादा। पीने में सबसे पहली बात, हड्डी का जो प्रॉब्लम आता है हमारे आयुर्वेदा में, मैं आयुर्वेदा के अनुसार वात की डिजीज है। क्या है? वात। ऐसा कोई भी चीज नहीं देना जिसे खाने से गैस बनता हो। गैस, पेट अच्छे से साफ करना, राइट खाना देना, हेल्दी खाना देना, लिक्विडाइजेशन ज्यादा देना, लिक्विडाइजेशन ज्यादा देना। एसिड नहीं बढ़ना चाहिए। एसिड बनने से भी क्या है, आपको मालूम है, एसिड बनने से डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाता है। अगर माइलाइटिस आया है तो निश्चित रूप से एसिड बनने से और ज्यादा हड्डियों को नुकसान करेगा। हड्डियां खोखला हो सकता है, कमजोर हो सकता है। इसलिए पानी भरपूर पिलाना। ठीक है। ज्यादा मीठा चीज नहीं देना, स्टेरॉइड वाली चीजें नहीं देना। डेली एक्सरसाइज करना, 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज करना। नशीली चीजें बिल्कुल मत देना, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट बिल्कुल मत देना। गुटखा खा करके मुंह में भरा है, पचर पचर थूक रहा है, ऐसे बहुत सारे मरीज देखा है मैंने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक तरफ बीमारी का इलाज करा रहे हैं, दूसरे तरफ गुटखा भरा है मुंह में। ठीक है। तो ऐसे चीज को इग्नोर करना। ठीक है। और अगर इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हेल्दी खाना ही खाना बेहतर है। बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट है। ठीक है, वो ज्यादा यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी दूध अगर पीना है तो हल्दी वाले दूध पिलाइए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। जी और सर। फिर ज्यादा अगर आपको इसके ऊपर, अगर हो सकता है इनके ऊपर ही तो अगला टॉपिक ले ले। ठीक है। जी सर। जी और ज्यादा सर। अगर जानकारी लेना है ना, तो हो सकता है ये भी तो हड्डियों से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो अगला टॉपिक में देखेंगे, समय रहेगा तो इसी टॉपिक को उठा लेंगे, नहीं तो बहुत सारे और मेडिकल टर्म है तो उस मेडिकल टर्म को ले लेंगे। ओस्टियोमाइलाइटिस माइलेटिस, और एक सर एक आपने वर्णन किया था ओस्टियो मलेशिया का सर, तो अगर हो सके तो ऑस्टियो मलेशिया, जी सर। ऑस्टियो मलेशिया का तो हो गया है जी, जी लेक्चर हो चुका नहीं, है। ऑस्टियो मलेशिया में हड्डियां नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जी जाता वो है, जी जी लचीलापन आ एक जाता है। जी सर। जी सर। तो एक हाँ, वो सीक्वेंस हो गए। आया था सर, लेकिन उस पे कोई विशेष क्लास नहीं हुआ था, उसके लिए क्या किया जा सकता है बहुत ज्यादा उस पे क्लास उसके में लिए पंडित जी से संपर्क करो। जी अरे सर। पूरा क्लास हुआ बाबा, पूरा का पूरा लंबा क्लास हुआ। आप यूट्यूब सारी रिकॉर्डिंग मिला है, आप फॉलो तो करिए चीजों को। मैंने प्लेलिस्ट तक डाल दिया। आज भी हमने प्लेलिस्ट डाला था कि आज जुड़ने से पहले पाठशाला वालों को प्लेलिस्ट दिया था, क्या पूरा रिवीजन कर सकते हैं आप। जी सर। जी सर, ये बात सही कह रहे हैं सर। अच्छा, कि थोड़ा कितने लोगों को मालूम है कि मैंने कौन कौन से टॉपिक लिया है?
चलिए सर, आर्थो के, चलो आर्थो डिकोड के अंतर्गत मैंने शुरू से लेकर अभी तक कौन कौन से टॉपिक पर मैंने लेक्चर लिया है अस्थि रोग के अंतर्गत, आज ये 7वां भाग है। सर कुछ भेंट भी है बताने के बाद, तो मैं ही बता दूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं, वो वास्तव में लिया गया सीक्वेंस में बताया गया, तो मुझे पूरा सर लिखने लोग चालू कर दिए। सबसे पहले एक जन ने लिखा एवियन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। मगर जल्दी एकदम शुरू से नहीं बताया है, 1 नंबर 2 नंबर 3rd नंबर 4th नंबर 5th नंबर 6th नंबर ऐसा करके बताइए ना। या तो किसी को बताना है तो हैंड राइज भी कर सकता है। मैंने शायद सबसे पहले डिजनरेशन से चालू किया था डिजीज में, के बाद सर्वाइकल, उसके बाद और इसके पहले मैंने सामान्य लेक्चर लिया था हड्डी से रिलेटेड, याद है? सर लोग लिखना चालू कर दिया। ऑस्टियोपोरोसिस, जिस समय ऑस्टियोपोरोसिस पे लिया गया था उसी सत्र में आपने इसके ऊपर भी बताया था। प्रोसेस मैंने लिया ही नहीं है, वो तो डिजनरेटिव चेंजेस के अंतर्गत एक उदाहरण बताया था। उदाहरण, वो क्लास भी नहीं हुआ था। देखो सर, देखो सब फेल हो गए, आपके स्टूडेंट सब फेल हो गए। देखो डिजनरेटिव लिया था, ऑस्टियोफाइट्स लिया था, ऑस्टियोफाइट और ऑस्टियोफाइट इस पर लिया था, और इनके बाद सेक्रेलाइजेशन लिया था, लंबराइजेशन लिया था, याद है कि नहीं? हाँ सर, एक जन ने लिखा अभी। और इनके अलावा जो पिजन चेस्ट बताया था मैंने, जी, ये बिल्कुल जी। इनके बाद ऑस्टियोमालेशिया लिया था जी सर, और कौन सा लिया था? ऑस्टियोफाइट्स लिया था, ले लिया। और जी सर। और एवियन लिया था पिछले बार में। इसके पहले और क्या लिया था? जो भी है, काफी सारे मेडिकल टर्म कवर कर रहे हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। ऐसे तो डॉक्टर सुधा बिंदु जी ने बहुत अच्छे तरीके से लिया था, है ना? उसी को मैं आपको रिमाइंड लेक्चर के रूप में ये मैं ला रहा हूँ ताकि आपको और पूरी तरह से स्पष्टता आ जाए ट्रीटमेंट के साथ में। जी सर, जी सर। प्रवीण गोभी जी, आपका क्या प्रश्न है? पंडित जी, आप अनम्यूट हो गए हो। प्रवीण गोभी जी, चलिए, जो हाथ उठाया है वो उनको पहले ले लीजिए। उन्हीं का बोल रहा हूँ सर। प्रवीण गोभी है, वीरेंद्र कुमार है, रितु कतारिया है, रविंद्र गिल है और अनिल भतेजा जी है। तो पहले जैकेट अनूप जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार वीरेंद्र जी, बोलिए। अनूप साहब, क्लास में आपकी क्लास में सही में मजा आ जाता है। आप जिस तरीके से अर्थार्था के और रिपीट कर करके बताते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है सही में। ये आपके माइंड में सेट करने के लिए होता है ये, और मेरा ध्येय तो यही रहता है कि अगर बता रहे तो माइंड में घुसा ही दो ताकि वो ना निकले। हाँ अनूप साहब, ये मेरा छोटे छोटे 2 क्वेश्चन थे। एक तो आपने स्पाज्म के लिए न्यू जो लेटेस्ट इंजरी ट्रीटमेंट है वो बताया था, तो मैं ये पूछ रहा था कि किसी भी तरह के स्पाज्म, जो मसल स्पाज्म, लोअर बैक या स्पाज्म कहीं पे भी हो तो ये काम करेगा? हाँ, काम करेगा। यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है। जी 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 जी। हीलिंग, जो भी हीलिंग प्रोसेस है, इंजरी के माध्यम से हीलिंग हो चाहे डिजनरेशन के माध्यम से हीलिंग हो, किसी भी माध्यम से अगर बॉडी सेल का हीलिंग करना है, बॉडी के कोई भी सेल का हीलिंग करना है तो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है वो। जी जी। आपको कहीं से भी पूछने की जरूरत नहीं है, वो आग बंद करके दे दीजिए। मतलब मसल स्पाज्म कहीं का भी है वो उससे ठीक होगा इससे? हाँ, है, मरम्मत करना है, डिजनरेशन है, मसल स्पाज्म है, उन सब में काम आएगा वो। दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि आपने जो है टिल्ट ट्रीटमेंट बताया था, 8.6 WD 2 पिट 8 थाइमस चेस्ट 20 राउंड एरो, ये वाला ही ट्रीटमेंट बताया था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो है आपने बोला इसमें कि टिल्ट किधर का भी हो, अगर कोई लेफ्ट साइड में टिल्ट है बॉडी या राइट साइड में टिल्ट है, यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, दोनों में काम करेगा? दोनों में काम करेगा ये। जी जी जी। और इनके बाद, उनके पहले आपको जो ट्रीटमेंट देना है वो डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करके ट्रीटमेंट दीजिए, और लास्ट में जो 8.6 WD 2 पिट 8 थाइमस 20 राउंड एरो वो वाला है ना, वो लास्ट में देना। अच्छा, पिन पॉइंट डायग्नोस्टिक वाला क्लियर करके फिर ये देना है। हाँ जी।
मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा था कि टिल्ट का जो है मैंने 2 देखे थे, एक राइट साइड टिल्ट का एक अलग ट्रीटमेंट है, एक लेफ्ट साइड का टिल्ट ट्रीटमेंट अलग है, तो मैंने कहा ये दोनों तरफ का काम करेगा क्या? ये यूनिवर्सल है, जो बताया ना अभी वो यूनिवर्सल है। बाकी इनके ऊपर जो भी आप डायग्नोस्टिक पॉइंट के आधार पर देंगे वो देने के बाद लास्ट में ये वाला पॉइंट दे देना। थैंक यू। अच्छा सर, इस ट्रीटमेंट जो आपने न्यू इंजरी बताया है, अगर कोई अनुसंधान करके उसका और उपयोग ढूंढेगा तो क्या उसको भेज दिया जाएगा? हाँ, दे देते हैं। तो सर मैं ही बता देता हूँ मुझे क्या भेज देंगे। इस ट्रीटमेंट को ना आप हाइड्रोसिल पेशेंट को भी दे सकते हैं, वेरिकोस पेशेंट को भी दे सकते हैं, और पूरी तरह से ठीक हुआ पेशेंट है इसी से। तो ऐसे अगर मैं अभी का भी 50 गिना दूं तो इसके अन्य रिजल्ट इसी अरे मैं ट्रीटमेंट। बता रहा हूँ ना, ये मल्टीपर्पज ट्रीटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है, बहुत सारे काम में आना है। क्योंकि शरीर के मसल को काम करने के लिए क्या चाहिए, वो सब है इनको, इनमें विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना। हाँ, बाकी जीन्स के फंक्शन, शरीर को कौन चलाता है, सेल को कौन चलाता है, जीन चलाता है ना जी। हाँ, तो जीन के ऑर्डर के बगैर शरीर का कोई भी सेल काम नहीं करेगा, पत्ता नहीं हिलेगा जीन्स के बगैर। ये आपका कान, नाक, आंख, मुंह जो भी बना है ना, सबके ऊपर जीन्स की जिम्मेदारी है। हाँ, घाव को भी ठीक भरना है ना, तो इनके लिए जीन्स जिम्मेदार है। घाव को भरने के लिए जो भी अपसेस आया है, फोड़ा फुंसी जो भी है, उन सब के लिए जीन्स जिम्मेदार है। बड़े बड़े बीमारियां जो कैंसर होता है जो भी है, उन सब के लिए जीन्स जिम्मेदार है। आप वायरस देखते हो ना, कोरोना वायरस आया तो उसमें कौन जिम्मेदार है, जीन्स ही तो जिम्मेदार है ना। कोरोना वायरस में आरएनए जो होता है ना, आरएनए क्या है, वो भी तो इसी का एक भाग है ना, न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए आरएनए, वही तो सब इफेक्ट होता है। तो उन सबको रिकवरी के लिए ही ये यूनिवर्सल फार्मूला है। अब जो लेटेस्ट अभी जो इंजरी बता रहा है, और मैं अभी तो लेटेस्ट इंजरी बता रहा हूँ, वो वास्तव में लेटेस्ट इंजरी ने इनका नामकरण नहीं किए हैं, हो सकता है कि उनका नामकरण भी कर दे। मैं तो नाम सोच लिया हूँ। सर मैं भी सोच लिया हूँ। हैं? सर तो अगर मैं अभी का भी 50 इसका उपयोग बता दूं, अन्य जो आपने बताया उसके अतिरिक्त 50 बता दूं, तो 128 लोग अभी भी जुड़े हैं। तो आप क्या 10-10 किलो सबसे लड्डू दिलवाएंगे? तो मैं बताता हूँ 50 उपयोग अभी बताता हूँ, लेकिन 10-10 किलो तो आना ही चाहिए ना, इतना अपेक्षा करूँ तो ही तो बताऊँ। सर पेट खराब हो जाएगा सर, इतना लड्डू खाएंगे तो। मैं बेचूं चाहे कुछ भी करूँ, मेरे एड्रेस पे आना चाहिए। पंडित जी डन होगी बात, आप बताओ। अभी 10 किलो लड्डू लेंगे तो 128 देखो, पंडित जी। 128 लोग हैं, 1 किलो लड्डू भी देंगे तो 128 किलो हो जाएंगे। चलिए, नहीं, वरना पंडित जी नाराज हो जाएंगे। सर पंडित जी का लड्डू के बारे में सुन सुन के कई लोगों को डायबिटीज हो गई सर। पंडित जी को लड्डू दिया वैसे भी लगेगा सर, हमारे लिए से डन है। देखिए अभी मैं एक और यूनिट, मैं 1-2 उपयोग बताता हूँ, लेकिन पहले इतना आ जाए, फिर मैं अगले क्लास में और ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं जाऊं। सर 2 मिनट रुक जाइए। अगर किसी को टेलबोन फ्रैक्चर है तो सेम ट्रीटमेंट देंगे, खाली टेलबोन पॉइंट देने के बाद ना JJ1 और JJ2 जो बताया गया ना, जे मतलब है ना शरीर जे का आकार बनता है, इसी के लिए इसका सटीक उत्तर, सबसे सटीक उत्तर दिया था हनुमंत जी ने, जो कि अभी डिप्लोमा के स्टूडेंट है, और आप लोग कुछ लोग सीनियर है, तो सोचिए आपका स्तर कहाँ पे अभी। वो डिप्लोमा में रहने के बाद भी वो पूरा सटीक उत्तर दे पाए कि जे मतलब जो शरीर ऐसा जब लेटते पोजीशन में तो जे का आकार बनता है, इसके लिए उसका जे पॉइंट बताया गया है, जे ग्रोइंग, क्योंकि ग्रोइंग पे पास देते हैं तो अलग ही पॉइंट है, जो बहुत सारे लोग बता रहे थे ना जे ग्रोइंग, वो गलत है, वो अलग ही पॉइंट है। ठीक है, तो अब आते हैं, तो उसको JJ1 JJ2 जब देंगे ना तो आपको टेलबोन के पेन में भी आराम होगा। और कुछ लोगों ने अभी मैसेज डाला स्टेनोसिस, अगर पैरों में स्टेनोसिस है, कहीं पे भी स्टेनोसिस है ना, सेम ट्रीटमेंट में खाली 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट स्वेट डालेंगे ना, तो सेम ही ट्रीटमेंट बिना किसी बदलाव के स्टेनोसिस में काम करेगा। वेरिकोज वेन है तो कभी कभी ना खाली बदलाव यही करना रहेगा, कभी कभी है ना हमको लैक्टिक एसिड के बाद माइल्ड एसिड देना है, और प्योर फोलिक ब्लैक को ना अल्टरनेटिव दे, खाली स्विच करते रहेंगे, बाकी सेम ही ट्रीटमेंट। अगर किसी को पाइल्स है तो सेम ही ट्रीटमेंट जाएगा, उसमें भी फॉलिक की बहुत ज्यादा, फॉलिक की कमी के कारण ही पाइल्स होता है, तो इसमें भी हम अल्टरनेटिव चेंज करते रहेंगे। और एक दिन क्या करेंगे हम, राउंड नॉर्मल जो भी प्रोटोकॉल है लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट का उसको फॉलो करेंगे, एक दिन ये देंगे, इससे भी पेशेंट को काफी आराम होता है। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे अभी जितना बताया पहले उतना लड्डू आ जाए फिर आगे बताएंगे। सर इसमें से अभी देखता हूँ, मेरे हिसाब से सबसे रविंद्र गिल्ली, आपका कुछ प्रश्न है क्या?
रविंद्र गिल जी, अनिल भटेजा जी। जी, हम्म, मेरे को ये पूछना था सर, स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को यही प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम क्या आते हैं मतलब? सिम्टम में कमर के नीचे, ठीक है, और थाई में बहुत ही दर्द और सीवियर जलन होता है। जलन के साथ बहुत सीवियर दर्द होता है, और इसमें कई बार यूरिन का सेंस पता नहीं चलता स्पाइनल स्टेनोसिस में। तो कई लोग को संडास का भी पता नहीं चलता, और कई लोग को इतना करंट मारने जैसा एकदम स्पाजम आता है। करंट मारने जैसे स्पाजम कमर से नीचे जांग तक ज्यादातर आते हैं। जी। हाँ। और एक बैक पेन के मेरे 2-3 पेशेंट थे, जो नॉर्मल थे वो तो ठीक हो गए, जो सीवियर थे क्रॉनिक से वो ठीक नहीं हो पाए, डॉक्टर से दवाई तो लेनी पड़ती है। मतलब उनका उनको एक को उनमें से ये क्या बोलते हैं, बीच बीच में बढ़ जाता है, बीच में आराम आ जाता है, बीच बीच में काफी दर्द बढ़ जाता है, सीवियर हो जाता है एकदम, तो दवाई उनको खानी पड़ती है। स्टेनोसिस है क्या उनको? वही जानना चाह रहा था, स्टेनोसिस तो इसीलिए पूछ रहा था। उनको ना कई बार तो खड़े भी नहीं हो पाते। दो लोग सपोर्ट में लेकर के ना उनको चलाया जाता है, इतना गंभीर स्थिति हो जाती है, अपने से वो खड़े नहीं हो पाते। नहीं नहीं स्टेनोसिस वाले पेशेंट है ना, 1 घंटा तक है ना, वो अगर मतलब बहुत ज्यादा सीवियर स्टेनोसिस नहीं है तो 1 घंटे तक वो खड़े नहीं हो पाते हैं। उनको चलने में भी सांस फूलती है जोर जोर से, हाँ, क्योंकि ब्लड बहुत फ्लो नहीं ज्यादा। होता है ना शरीर के अंदर। नहीं, इनका क्या होता है कि कुछ समय बाद एकदम अचानक से पेट बढ़ जाता है, मे बी वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, क्या बोलते हैं मेंटली डिस्टर्ब को, मतलब ठीक ना, अचानक से। जैसे प्रॉपर केस अगर एमआरआई वगैरह कराया होगा ना तो उसमें स्पष्ट हो जाता है। अगर नहीं हुआ है होगा ना तो वो अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते कई बार, और सिर्फ खड़ा तो दूर की बात है ना, पेशाब भी, वो उकड़ू भी नहीं बैठ पाते, मालूम है? केनाल स्टेनोसिस की स्थिति में उकड़ू भी नहीं बैठ पाते, बैठते तो बहुत सीवियर दर्द होता है। उनको खड़े खड़े भी मोशन करना पड़ जाता है कई बार। हम्म, हाँ, वो स्थिति केनाल स्टेनोसिस की वजह से आ जाते हैं कई सारे पेशेंटों को। मेरे पास 4-5 पेशेंट आए जो तो खड़ा तो दूर और बैठ भी नहीं पाते थे, बहुत हाय हाय करके रोते रहते थे रात भर। ऐसे पेशेंट आते थे, आए हैं। नहीं जब हम मेंटली लोग डिस्टर्ब, जिस दिन मेंटली डिस्टर्बेंस होती है या मतलब एक उस दिन ज्यादा बढ़ जाता है। स्वाभाविक है ना, क्योंकि एक तरफ तो दर्द है, प्रॉब्लम्स है, उसी के बारे में सोच सोच करके अपना माइंड को भी डिस्टर्ब करता है वो, क्योंकि तो माइंड पूरा उधर ही जाता है उस कंडीशन में प्रॉब्लम के तहत। ठीक कैसे करें? तो उनके लिए केनाल स्टेनोसिस का जो ट्रीटमेंट है ना, बंद नस खोलने का जो ट्रीटमेंट है ना, आप पहले कुछ दिन पहले तो अपना ये इंजरी ट्रीटमेंट दीजिए पहले तो। इंजरी क्या है तो कि दिया, उससे भी आराम पहले नहीं क्या आया। दबाव होने की वजह से ना वहां पर लीजन हो जाता है, घाव बन जाता है। तो उस घाव का हीलिंग पहले चाहिए, उसके बाद बंद नस खोलने का ट्रीटमेंट देना। ओके। हाँ, और अभी अपना जो इंजरी वाला ट्रीटमेंट है ना, जो अभी 4 सेट बताए ना, उनके पहले 15 लेफ्ट मेडुला 6 राइट स्वीट उसी में जोड़ देना। राइट की लेफ्ट सर? लेफ्ट 15 सॉरी। लेफ्ट हाँ, नेट 15 लेफ्ट लेफ्ट में। शुरू हाँ, में देना है, बाद में देना है? शुरू में स्टार्टिंग। शुरू में 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट स्वीट इंटू 3 ट्रीटमेंट देने के बाद जो 4 सेट का जो इंजरी है ना, 62 फिंगर गॉल लीवर, फिर 10 पेन, 1 गॉल, 4 लीवर, 8 थाई मचेस, है ना, ये वाले सेट जी देना। फिर लैक्टिक एसिड, फिर फॉलिक लेकर न्यूजिन फार्मूला, ठीक है, थैंक यू। वो एक भी बार थाई सर मचेस वाला। पंडित, एक बार वो न्यू जीन्स का ग्रुप में न्यू चेक इंजरी करिए, का फॉर्मूला एक बार प्लीज डाल देना ग्रुप में, या मेरे को भेज देना। ग्रुप में चेक करिए, पाठशाला में मिल चुका देखिए है। यहाँ पर इंजरी है ना, वास्तव में जब हम लोग सूर्यमान में थे ना तो सबसे पहले ओल्ड इंजरी, फिर 3 सेट वाला इंजरी आया था, है ना, वो भी मॉडिफाई होकर के फिर न्यू इंजरी आया। इंजरी के बाद न्यू इंजरी आया, पहले ओल्ड इंजरी, इंजरी, फिर न्यू इंजरी, एक और इनके बाद आया था न्यू न्यू इंजरी। अब इस फार्मूला का नाम न्यू 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 नहीं कर सकते, इनका नाम बदलना पड़ेगा। हम्म ठीक है। सर, सर संपूर्ण इंजरी तो मैंने एक बार डाला था, संपूर्ण इंजरी। लेटेस्ट इंजरी कर दो। लेटेस्ट तो लेटेस्ट फिर 10 साल के बाद नहीं कौन नहीं सा नहीं रहेगा, कौन सा नहीं नहीं, लेटेस्ट? इंजरी ये इंजरी के लिए नहीं, बहुत सारे काम मल्टीपर्पज आ रहा है।
है ना। तो इसमें कुछ हीलिंग डालना पड़ेगा, हीलिंग। मैं नाम आपको सजेस्ट कर दूंगा, कल मैं ना फाइनल करके बता दूंगा फार्मूला का सर नाम। मैंने नाम सोचा बहुत बढ़िया, मैं बताऊंगा नहीं मल्टीपर्पज एमपी कर दो शुरू में, एमपी अरे सर, एमपी ये इंजरी। तो अनूप सर का ही ट्रीटमेंट है। मैं बताऊंगा ना कल नाम क्या रखना है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उस फार्मूला का नाम। ठीक है, तो सोच समझ करके ही रखेंगे। ठीक है, यूटिलिटी थैंक यू। बहुत सारे, सर एक यूटिलिटी बहुत क्वेश्चन है सारे सर। चीजों में। हाँ बोलिए। सर ये आपका ये बद्ध रस खोलने वाला ट्रीटमेंट और आपका ये स्टोरेसिस ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है सर? कौन सा वाला? स्टोरेसिस ट्रीटमेंट आपका जो बुक पे है, पीडीएफ बुक पे है फार्मूला वाला, और ये बद्ध रस खोलने वाला ट्रीटमेंट में क्या फर्क है सर? बहुत फर्क है। अब देखिए, हमने फार्मूला मिलान करिए ना। सर मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस बढ़ने से पेन बढ़ जाता है, मतलब किसी दिन अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है पेशेंट का तो आप दोनों पेन। फार्मूला में मिलान करिए, उसमें क्या क्या पॉइंट है सीक्वेंस में, वो आप चेक करिए। वन नस अरे खोलने इसमें वाले इसमें में 2 पेयर है सर, 2 पेयर इंटू 6 ट्रीटमेंट है बद्ध रस खोलने वाला ट्रीटमेंट में, और स्टोरेसिस में 15 बेड लेफ्ट पेडुला, 6 लेफ्ट शॉट, 8 लेफ्ट पर को है स्टार्टिंग में सर। ये सवाल अच्छा है, आप दोनों फार्मूला भेजिए, हम उसमें तुलनात्मक अध्ययन करके ना आपको बताते हैं। पहले ठीक है। स्टोरेसिस में हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है? बद्ध रस खोलने वाला ट्रीटमेंट देना बेटर होता है या स्टोरेसिस ट्रीटमेंट देना बेटर होता है? इसमें सिर्फ उतना ही ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको मालूम है, जब किसी को दर्द आता है तो उनके एक कारण है सीवियर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, याद है कि नहीं, कब्जी। सीवियर कॉन्स्टिपेशन में दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि नर्व का और स्केलेटल प्रॉब्लम का जो बीमारी है ना, वात का बीमारी है, और इसमें किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिपेशन या गैस नहीं होना चाहिए पेट में। नीट क्लीन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा है। और ये सब प्रॉब्लम आते हैं ना न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, तो इसमें पेट तो गड़बड़ी हमेशा रहता ही है। 99% लोगों का पेट गड़बड़ रहता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में। तो पेट किसी भी तरह से ठीक करो, चाहे एनिमल लगा के ठीक करो, चाहे दबा दबा के पंपिंग दे करके पेरिस्टालसिस में बढ़ाओ, पानी पिला पिला करके, उनको क्या बोलते हैं, विरेचन क्रिया, क्या बोलते हैं, विरेचन क्रिया करा करके निकालो, मगर पेट क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे प्राथमिकता पेट क्लीन करना, और बाकी जो टारगेट ट्रीटमेंट है तब जाकर के काम करेगा। आप टारगेट ट्रीटमेंट देते जा रहे हो और उधर रूट में पूरा कचरा से जमा हुआ है। रूट क्या है? एब्डोमेन। बगैर रूट को क्लीन किए आप टारगेट ट्रीटमेंट दोगे तो जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मेरा शब्द नहीं है, वो गुरु जी हमेशा यही बोलते थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना कि गैस नहीं बनना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, अगर है तो पहले उनको सुधारिए। इसलिए गुरुजी 5 ट्रीटमेंट का सेट बनाए थे, पूरी तरह पेट ठीक हो जाएगा, उनके बाद टारगेट ट्रीटमेंट देंगे। ना सूर्यमाल 5 ट्रीटमेंट का सेट सूर्यमाल में देते थे हॉस्पिटल में, वो इसलिए बनाए थे कि बीमारी का रूट कॉज पेट है, तो पेट को पहले ठीक करो। तो वो 5 सेट क्या क्या था सर? हमें तो पता नहीं है, हमें तो सूर्यमाल सबसे पहले ट्रीटमेंट है न्यूट्रल ट्रीटमेंट। न्यूट्रल, कोई भी आए पहले 2 दिन न्यूट्रल ट्रीटमेंट देते थे। 2 दिन का मतलब 10 ट्रीटमेंट हो जाता था, याद है? एक दिन में मिनिमम 5 ट्रीटमेंट, एक दिन में मिनिमम 5 ट्रीटमेंट, और कई लोगों को 8 ट्रीटमेंट भी होता था। सर अब हम तो दिन को एक ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो 10 ट्रीटमेंट देना है इसके बाद। वो आप देख लीजिए, अगर रिजल्ट देखो, ये ट्रीटमेंट देने से रिजल्ट आता है तो रुकना नहीं है, देते जाइए। मैं तो ये बोलता हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट से रिजल्ट आ रहा है तो उस ट्रीटमेंट को रुकना नहीं है, देते जाइए। ठीक है। सर बीच में छोड़ दिया न्यूट्रल के बाद? इनके बाद न्यू, सेकंड नंबर न्यू यूडीएफ चेंज। वो कितने दिन? एक दिन में 5 ट्रीटमेंट देते थे। सेकंड नंबर न्यू यूडीएफ चेंज। इसके बाद थर्ड ट्रीटमेंट, इनके बाद थर्ड ट्रीटमेंट HCl फार्मूला। चौथा नंबर पे ओल्ड यूडीएफ और लार्ज फॉलिक ब्लैक। 5वां नंबर पे वेटर प्लस न्यूगॉल। अब उसके बाद ये सब 5 ट्रीटमेंट का सेट होने के बाद, इसके बाद देते थे टारगेट ट्रीटमेंट। इंजरी हुआ है तो इंजरी ट्रीटमेंट, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट, और बाकी जो जो प्रॉब्लम है उस कारण के आधार पर ट्रीटमेंट हम देते थे, टारगेट ट्रीटमेंट।
छठवां, सातवां, आठवां नंबर तक। सर पांचवा क्या था सर? क्या बोले? पांचवा लास्ट कौन था सर? पांचवा कौन सा कृष्ण गॉल, ट्रीटमेंट है पूछिए। कृष्ण गॉल, गॉल। हाँ अनूप सर। जी, अनूप जी, ये पांचों ट्रीटमेंट एक ही साथ देने होते थे क्या अलग अलग? हाँ, सूर्यमाल में एक दिन में मिनिमम 5 ट्रीटमेंट से लेकर 8 ट्रीटमेंट का सेट चलता था, 5 से 8। नहीं, जो आपने ठीक अभी है। 5 ट्रीटमेंट बताए ना गुरुजी के, तो वो एक साथ देने होते थे? नहीं नहीं नहीं, एक साथ नहीं। पहला ट्रीटमेंट देते थे न्यूट्रल, फिर 1.5 घंटे के बाद में, 1.5 घंटे के बाद में न्यू यूडीएफ चेन, फिर 1.5 घंटे के बाद में HCl फार्मूला, फिर 1.5 घंटे के बाद में अभी लंच लंच वगैरह भी होता था ना, तो लंच के 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक उनको मैनेज करते थे। ठीक है ना? तो 1.5 घंटा का अंतराल बना लीजिए। पहले नाश्ता के पहले न्यूट्रल ट्रीटमेंट, ठीक है, और इसके बाद वो चलता था 2 दिन चलता था न्यूट्रल ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद जो 5 ट्रीटमेंट का सेट है वो देते थे। 1.5 घंटा के अंतराल में 500 ट्रीटमेंट का सीक्वेंस हो जाता था। अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है, तो इंजरी ट्रीटमेंट देते थे न्यूट्रल की जगह, फिर बाकी ट्रीटमेंट का 5 सेट देते थे। ऐसा भी है, याद रखना। तो परिवर्तनशील है फार्मूला। इंजरी उन लोगों को देते थे जिनको एक्सीडेंट होकर के आया है, मार लगा हुआ है, तो पहले इंजरी देने के बाद फिर बाकी 5 ट्रीटमेंट का सेट देते थे। ऐसा भी है। तो शुरू में 2-3 दिन 4 दिन न्यूट्रल ट्रीटमेंट ही चलता होगा ना? हाँ, आप दे सकते हो, क्लिनिक में दे सकते हो। ओनली न्यूट्रल ट्रीटमेंट? ओनली न्यूट्रल ट्रीटमेंट। जी जी सर हाँ, इसमें आपकी बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया कोई रिजल्ट है। आपकी ना उनको और ज्यादा पावरफुल बनाना है ना, तो और क्या करना, पहले कार्डो इक्विना प्लस दे दो, फिर न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे दो। कार्डो इक्विना प्लस, इनके बाद न्यूट्रल, ये दोनों ट्रीटमेंट का सेट दे दो। सर इसमें कोई संगीता जी जुड़ी हुई हैं जो आपसे आश्रम में ट्रीटमेंट ले चुकी हैं, उन्होंने हाँ जी, मैसेज संगीता जी, ये औरंगाबाद। अरे नाम भी आपने बता दिया। संगीता जी मालूम है ना जी। प्रकट हो, कहाँ है संगीता जी? नहीं बोल रही हैं कुछ भी। संगीता जी जी अपना बोलिए। प्रॉब्लम लेकर के आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, और वहां रहते रहते न्यूरोथेरेपिस्ट बनी है। याद रखिए, काफी मेहनती है और काफी लगन के साथ ट्रीटमेंट देती है, और संघर्ष करते करते भी उन्होंने काफी मेहनत किए, और आज उनका जो लड़का है वो MBBS के लिए सिलेक्ट हुए और MBBS कर रहे हैं। ठीक है, और काफी दिनों तक आश्रम में रही है, तो हम लोग परिवार के जैसे आश्रम में रहे हैं, और काफी जानकारी है उनको मेरे बारे में, उनके बारे में मुझे जानकारी है। मेरा परिवार भी सूर्यमाल में थे ना। हाँ, चलिए, संगीता यंशुवर करने में है। चलिए बोलिए, नेक्स्ट है। सर एक मिनट, वो रह गया था मेरा, मैं जो बता रहा था ना पेशेंट का, वो स्ट्रेस के कारण पेन रहता है। मतलब जिस दिन कोई फैमिली ट्रैवल हो गई, तनाव लेते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में ये तो स्ट्रेस नहीं होगा, उनमें और कई सारे फैक्टर है, कई सारे कारण हैं, वो कारण को ना निकालना पड़ेगा जी। स्ट्रेस, हाँ, स्ट्रेस एक सिम्टम होता है ना, वो सिम्टम किस कारण से आया है वो देखना पड़ेगा। स्ट्रेस बीमारी नहीं है, लक्षण है। ओंकार जी, सर आप ले लीजिए। हाँ मैं सर, आप विश्राम लेफ्ट करिए। कर रहा हूँ। हाँ। और आज का सत्र बहुत ही अच्छा लगा, और जिनको भी